हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिस जोंग और लू चेन दोनों ही गली में चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें सामने भीड़ दिखाई देती है। तो वहां पर एक शॉप ओनर अपने पास एक बड़े से येलो एसेंस स्टोन को रख कर खड़ा होता है और उसकी कीमत 30,000 गोल्ड कॉइंस बता रहा होता है। मिस जोंग और लू चेन भी उसी सारे मजमे में जाकर खड़े हो जाते हैं और उस बड़े पत्थर की तरफ देखते हैं। मिस जोंग कहती है ये क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा बड़ा है। लू चेन उससे पूछता है ये येलो एसेंस क्रिस्टल क्या होता है और इसका क्या करते हैं, इतना महंगा क्यों है। मिस जोंग उसे येलो एसेंस स्टोन के बारे में बताती है। वो उसे कहती है इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तुम इससे एक स्पिरिट वेपन को रिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, जहाँ फिर अगर तुम्हें फॉर्मेशंस बनानी है तो फॉर्मेशंस को बनाने के लिए भी स्पिरिट स्टोन्स को यूज किया जाता है, क्योंकि स्पिरिट स्टोन्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। मैंने काफी सारे येलो स्टोन्स को देखा है, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े येलो स्टोन को देख रही हूँ, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लू चेन भी इसकी तरफ देखता है और कहता है तो इसका मतलब इस बड़े से क्रिस्टल से हम लोग अपने लिए एक स्पिरिट वेपन बना सकते हैं। तो यहीं पर स्टूडेंट लियू की एंट्री होती है। स्टूडेंट लियू वहाँ पर आता है तो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। स्टूडेंट लियू वहाँ पर आती है और सभी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 गोल्ड कॉइंस देने को तैयार हूँ, अब ये येलो स्टोन मेरा हुआ। लू चेन उसकी तरफ देखने के बाद कहता है अब ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। स्टूडेंट लियू मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ता है और शॉपकीपर से कहता है मैं तुम्हें इस स्टोन के 30,000 गोल्ड कॉइंस देने को तैयार हूँ, क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। मिस जोंग भी उसकी तरफ देखती है और कहती है जरा इस लड़के की तरफ तो देखो लू चेन, ये कितना ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी के ऊपर जो बैज लगा हुआ है वो एक सेकंड ग्रेड के वेपन मास्टर का बैज है। लू चेन उसे कहता है स्पिरिट वेपन मास्टर, अब ये क्या होता है। ये सेकंड ग्रेड का बैज, इसके बारे में मुझे बताओ। सिस्टर जोंग उसे स्पिरिट वेपन मास्टर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुमने सोल हीलर के बारे में तो सुना होगा, सोल हीलर एक स्पेशल कैटेगरी है, उसी तरह स्पिरिट वेपन मास्टर ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है और ये स्पेशल कैटेगरी में सेकंड रैंक पर है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और ये अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक स्पेशल वेपन को फोर्ज कर सकता है। जिस तरह एक सोल हीलर के बारे में कहा जाता है कि वो एक मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते, उसी तरह एक वेपन मास्टर अपने हाथ में किसी भी क्रिस्टल को लेने के बाद उससे एक बहुत ही हाई ग्रेड के स्पिरिट वेपन को बना सकता है। तो जहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी स्पिरिट मास्टर का लेवल 9 होगा तो किसी स्पिरिट स्टोन के अंदर से एक स्पिरिट वेपन को बनाएगा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि स्काइज को भी चीर सकता है। लू चेन स्टूडेंट लियू की तरफ देखकर सोच रहा होता है लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे याद है कि ये सिस्टर जीरू के साथ मार्शल आर्ट्स अकेडमी जाने वाला था और ये तो पहले से मार्शल आर्ट्स अकेडमी का स्टूडेंट है, फिर ये ली सिटी में क्या कर रहा है। मिस जोंग कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये कहाँ से है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यहीं पर जियान आगे बढ़ती है और उसे कहती है मुझे इसके बारे में पता है, ये लियू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि इंपीरियल सिटी में रहते हैं। मिस जोंग उसे कहती है सिस्टर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, ये वाकई में इंपीरियल सिटी में रहता है और ये लियू फैमिली का यंग मास्टर है, इसका मतलब इसकी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा टफ है। सिस्टर जियान उसे लियू फैमिली के बारे में बताती है। वो उसे कहती है लियू फैमिली इंपीरियल पैलेस में इकलौती नोबल फैमिली है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हमारी जोंग फैमिली, जब हमारे फादर जिंदा थे तब हमारी जोंग फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हमारी जोंग फैमिली इनकी लियू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। सिस्टर जियान उसे कहती है इस लड़के का नाम लियू शेंग है और इसका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और काफी पावरफुल भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा केयरलेस है, इसे अपने आसपास किसी चीज की भी फिक्र नहीं होती, बिल्कुल एक बिगड़े हुए नवाबजादे की तरह है। अभी इसकी कल्टीवेशन 3rd लेवल पर है और ये अपनी स्पिरिट वेपन की मास्टरी में 2nd रैंक पर है। सिस्टर जियान उनसे कहती है अगर ये लड़का एक 2nd ग्रेड का स्पिरिट वेपन मास्टर नहीं होता तो मार्शल अकेडमी वालों ने इस लड़के को कब का निकाल दिया होता, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता। साथ ही सिस्टर जियान अपनी बहन और लू चेन को बताती है कि ये वाला येलो एसेंस का स्टोन, ये जो काफी बड़ा स्टोन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पिछले कई सालों से यहीं पर है और मैं इसे कितने अरसे से देख रही हूँ, लेकिन कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि इस येलो एसेंस स्टोन के अंदर कोई भी पावर नहीं निकल रही, इसीलिए सभी को लगता है कि ये एक फेक स्टोन है और इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। क्योंकि कुछ अर्सा पहले कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस स्टोन को चेक करने के बाद कहा था कि ये एक वेस्टेड स्टोन है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, ये सिर्फ एक बड़ा सा येलो स्टोन का जंक है और कुछ भी नहीं। इसलिए अगर कोई भी इसके ऊपर 30,000 गोल्ड कॉइंस खर्च करेगा और इसको खरीदेगा तो उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लू चेन कहता है मुझे लगता है कि आज कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, चलो देखते हैं, क्योंकि इस लड़के ने इसको खरीद लिया है तो इसे कुछ ना कुछ तो पता होगा कि इसके अंदर से क्या निकलना है। स्टूडेंट लियू शॉपकीपर से कहता है ठीक है मुझे ये स्टोन चाहिए। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसको खरीद सकते हो। स्टूडेंट लियू अपने पास से थैली निकालता है जिसके अंदर 30,000 गोल्ड कॉइंस होते हैं। वो उसे देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं, चलो अब जल्दी से इसको ओपन करो। शॉपकीपर पैसों की थाली लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाकी सारे देखने वाले भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं वाह ये तो बहुत ज्यादा अमीर लड़का है। और साथ ही उसे कहते हैं चलो जल्दी से इसको ओपन करो, हम भी देखना चाहते हैं कि इस बड़े से क्रिस्टल के अंदर से क्या निकलता है, 30,000 गोल्ड कॉइंस में तुम्हें क्या मिला है। स्टूडेंट लियोन सभी की बातें सुनने के बाद उस बंदे से कहता है चलो जल्दी से इसको ओपन करो। वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है लेकिन क्या तुम वाकई में इतने सारे लोगों के सामने इसको ओपन करवाना चाहते हो। सिस्टर जोंग
जोंग लू चेन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि वो शॉपकीपर इस बड़े स्टोन को ओपन करने से कतरा रहा है? मुझे लगता है कि उसे पहले से पता होगा कि ये एक वेस्टेड स्टोन है और इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलने वाला। स्टूडेंट ल्यू से उसके पैसे वापस ना मांग ले। लू चेन उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो शॉपकीपर उसके सामने इसको ओपन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर उसके अंदर से कोई बहुत ही पावरफुल चीज निकली तो उस बेचारे शॉपकीपर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि ये घर जाकर इसको ओपन करे, उसे इस बारे में पता ना चले। अगर इसके अंदर से कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है तो स्टूडेंट ल्यू गुस्सा हो जाएगा और इन सभी लोगों के सामने उसे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको ये कहना ठीक रहेगा कि इस वक्त सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ल्यू की किस्मत में क्या निकलने वाला है या फिर उस शॉपकीपर की किस्मत में क्या है। शॉपकीपर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इसे यहीं पर ओपन किया जाए तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ये तो मेरी किस्मत है। इसके अंदर से क्या निकलेगा, अगर महंगी चीज निकली तो भी मेरा नुकसान, अगर अच्छी चीज निकली तो फिर तुम्हारा फायदा। लेकिन जैसे ही वो अपने नाइफ के साथ उस क्रिस्टल को तोड़ने लगता है या काटने लगता है, स्टूडेंट ल्यू से कहता है, रुको, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्पिरिट स्टोन को ओपन करने का सही तरीका आता है, जरा हटो, मैं इस स्पिरिट वेपन को ओपन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह तुम इसको काटने की कोशिश कर रहे हो इस तरह तो मेरे 30,000 गोल्ड कॉइन जाया हो जाएंगे। शॉपकीपर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम खुद ही से ओपन कर लो। ल्यू शेंग आगे बढ़ता है और उसके हाथ से उसका नाइफ पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, दो मैं इसे ओपन करता हूँ। और साथ ही वो अपने वेपन को हाथ में पकड़ने के बाद अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि वो एक वेपन मास्टर है, इसीलिए उसकी स्पिरिट एनर्जी भी वेपन मास्टरी के रिलेटेड है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपने नाइफ को बड़ी तेजी के साथ उस बड़े से येलो स्टोन के ऊपर घुमाता है, तो उस येलो स्टोन के ऊपर से छोटे छोटे पीसेस उतर जाते हैं और उसके नीचे से एक येलो स्टोन ही निकलता है। देखने वाले सारी बोसदा हैरान भी होती हैं और हंस भी रहे होते हैं। वो कहती हैं, इस लड़के के तो 30,000 गोल्ड कॉइन जाया हो गए, इस बड़े से येलो स्टोन के अंदर से तो कुछ भी नहीं निकला, इसके अंदर तो बिल्कुल वैसे ही येलो स्टोन है, ये बिल्कुल कचरा है, इस लड़के के पैसे जाया हुए हैं। लेकिन ल्यू शेंग हंस रहा होता है क्योंकि उसे तो पता होता है कि इस येलो स्टोन के अंदर क्या है। वो कहता है, मुझे लगा ही था कि मेरा गैस गलत नहीं हो सकता। उस येलो स्टोन के अंदर काफी सारी रोशनी निकल रही होती है। लू चैन, सिस्टर जोंग और सिस्टर जियान तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पत्थर के अंदर से सुपर्ब येलो एसेंस स्टोन निकला है, यानी जो कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी का येलो स्टोन एसेंस है। सिस्टर जियान कहती है, अगर वाकई में इसके अंदर एक सुपर्ब येलो स्टोन एसेंस है तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा महंगा है और 30,000 में उस शॉपकीपर ने इसे बेचकर अपना बहुत बड़ा घाटा करवा लिया। ल्यू शेंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैंने ऐसे ही सोचा था कि इसके अंदर से एक ट्रू एसेंस निकलेगा, वाकई में इसके अंदर से स्पिरिट वेपन की ट्रू एसेंस निकली है। कि शॉपकीपर पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, मैंने इसे 30,000 गोल्ड को इसमें बेच दिया, जबकि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सारी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और ल्यू शेंग से कहते हैं, ये येलो एसेंस स्टोन हमें बेच दो। इसे एक कहता है, मुझसे 40,000 गोल्ड कॉइन्स ले लो। एक उसे कहता है, नहीं तुम मुझसे 60,000 ले लो। एक तो 1 लाख तक देने को तैयार होता है। वो उसे कहता है, ये स्टोन हमें दे दो, ये बहुत ज्यादा महंगा और अच्छा है। ल्यू शेंग की नजर जियांग पर पड़ती है, वो भागते हुए उसके पास चला जाता है और कहता है, जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिस्टर जियांग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उनसे कहती है, यहाँ पर शो खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। स्टूडेंट ल्यू भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जियांग तुम कहाँ पर जा रही हो, जरा मेरे लिए रुको तो सही, तुम अब मुझे पहचान भी नहीं रही, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त ल्यू शेंग हूँ। साथ ही उसने उसका हाथ भी पकड़ा होता है। सिस्टर जियांग उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती। साथ ही वो लू चैन और अपनी बहन से कहती है, जोंगली, लू चैन चलो यहाँ से चलते हैं। ल्यू शेंग जैसे लू चैन का नाम सुनता है वो उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है, लू चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि लू चैन भी उसे वहाँ पर देखकर जरा भी खुश नहीं होता। सिस्टर जियांग उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लू चैन कहता है, नहीं मैं इसको नहीं जानता। ल्यू शेंग कहता है, हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा कचरा है। वो दोनों ही बहनें लू चैन की तरफ देखती है। लू चैन कहता है, मैं इनको क्या जवाब दूं। तो ल्यू शेंग आगे बढ़ता है और सिस्टर जियान और जोंग दोनों को ये बात बता देता है कि वो वुलिंग काउंटी में गया था जहाँ पर ये लड़का रहता है और ये लू फैमिली का हिस्सा था। वहाँ पर उनके एंगेजमेंट को तड़वाने के लिए ये उनके साथ गया था। सिस्टर जियान लू चैन से पूछती है, अब ये जीरू कौन है। ल्यू शेंग उन्हें बताता है कि जीरू इसकी गर्लफ्रेंड है, वो जी फैमिली की यंग मिस है और उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी। उसी एंगेजमेंट को कैंसिल करवाने के लिए जी फैमिली वालों ने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया था। इस जियान उसे कहती है, ल्यू शेंग तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम इस लड़के की एंगेजमेंट कैंसिल करवाने के लिए वुलिंग काउंटी में गए थे। शेंग आगे बढ़ता और कहता है, ये क्या, मैंने तो ये सारी बात लू शेंग के लिए बताई थी, लेकिन इसने तो इसका गलत मतलब ले लिया। वो आगे बढ़ता और कहता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, फिर वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और वो मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेने वाली थी, इसीलिए मैं वहाँ पर उसको रिक्रूट करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर स्पेशली इन दोनों के एंगेजमेंट को तड़वाने के लिए नहीं गया था। मैं दोनों लवर्स के दरमियान में कैसे आ सकता हूँ। सिस्टर जियान उसे कहती है, ल्यू शेंग ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों ही मार्शल अकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं और बचपन में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ये बात बदल चुकी है क्योंकि अब मैं मार्शल अकेडमी की टीचर हूँ और तुम मार्शल अकेडमी में अभी भी एक स्टूडेंट हो, और क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना। फिर वो अपनी बहन और लू चैन से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते
जाते हैं। जबकि उनके चले जाने के बाद लिू शेंग उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और कहता है, जियान तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने लिए चूज किया है और तुम ही मेरी वाइफ बनोगी। ये बात ठीक है कि फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि एक दिन तुम खुद ही कहोगी कि ठीक है मुझसे शादी कर लो। इस सीरीज के विलेन को दिखाया जाता है तो सीरीज का विलेन अपने बिस्तर पर दो लड़कियों के साथ आराम से लेटा होता है। तो ये विलेन मो चैंग का भाई है। मो चैंग तो आपको याद होगा कि जोंग का फियांसे, वो फैमिली का यंग मास्टर, तो ये उससे बड़ा भाई है, उसका नाम मोजी है। तो मोजी अपने बिस्तर पर लेटा होता है, उसके पास एक नौकर आता है और उसे इस बारे में बताता है। उसे कहता है, सर ली सिटी में जोंग फैमिली के 30% स्टोर्स के ऊपर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है और उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हमने किया है। मोजी उसे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। वो नौकर काफी ज्यादा घबराकर मोजी से कहता है, यंग मास्टर अगर हमारे थर्ड यंग मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये बात पसंद आएगी। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो मिस जोंग ली को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। मोजी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली और जोंग फैमिली के दरमियान में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। उनके फादर ने मरने से पहले कहा था कि हमारी फैमिली में और उनकी फैमिली के दरमियान में एक शादी होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो शादी मेरे छोटे भाई और उसकी छोटी बहन के दरमियान में होगी या फिर मेरे दरमियान में और उसकी बड़ी बहन जियान के दरमियान में होगी। जबकि जोंग फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो कुछ चूज कर सके। मुझे उसकी बड़ी बहन जियान बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसके साथ शादी करके रहूंगा। मोजी अपने बिस्तर की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए आज या कल उस कुतिया को मेरे बिस्तर पर आना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। कितने अरसे से मैं उसके ऊपर ट्राई मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लग रही। तो नेक्स्ट ही हमारा जोंग फैमिली का दिखाया जाता है। जोंग फैमिली में जियान और उसकी बहन दोनों ही अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जबकि उनके साथ लू चैन और लिू शेंग भी वहीं पर होता है। सिस्टर जियान उसे कहती है, लिू शेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारी जोंग फैमिली में और कितने अरसे तक रुकने वाले हो? आप जल्दी से अपने घर क्यों नहीं चले जाते? लिू शेंग आगे से रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती को भूल चुकी हो जब हम दोनों ही मार्शल अकेडमी के स्टूडेंट हुआ करते थे? मैंने अपने सारे अच्छे दिनों को भुला दिया है। अब जबकि मैं तुम्हारे ली सिटी में आया हूँ तो क्या तुम मुझे अपने घर पर रुकने के लिए नहीं कह सकती? जबकि सिस्टर जियान भी साथ साथ शर्मा भी रही होती है और साथ ही गुस्से के साथ उसे कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दूंगी। जबकि उसकी छोटी बहन ये सब कुछ सुनकर हंस रही होती है क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है। इसी वक्त एक नौकर अंदर आता है और उसे कहता है, फर्स्ट लेडी हमारे ग्रैंड एल्डर और उनके साथ दूसरे एल्डर जो कि हमारे व्हाइट क्लाउड सिटी से आए हैं वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सिस्टर जियान उसे कहती है, ठीक है उनको अंदर भेज दो, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए हैं? मैंने सारे एल्डर्स की मीटिंग बुलाई थी, वो लोग पहले ही यहाँ पर आ गए। ग्रैंड एल्डर उनके साथ एक दूसरे एल्डर होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं। सिस्टर जियान उनसे कहती है, ग्रैंड एल्डर मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मीटिंग नहीं होनी, मैंने तो कुछ दिन के बाद ये मीटिंग रखी थी, जब सारे एल्डर्स यहाँ पर होंगे तब हम लोग इस मसले को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी आ गए हैं। व्हाइट क्लाउड सिटी में कुछ बुरा हुआ है जो डिस्कस करने के लिए अब यहाँ पर आए हैं। ग्रैंड एल्डर भी वहीं पर आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं, नहीं मेरे व्हाइट क्लाउड सिटी में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि ली सिटी में हमारी जितनी भी शॉप्स थी वो सारी की सारी दूसरी फैमिलीज के कब्जे में है। हमारी जोंग फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चली गई है। तो एक ग्रैंड एल्डर होने के नाते मैं वहाँ पर व्हाइट क्लाउड सिटी में मजे से कैसे बैठ सकता हूँ? मैं अपनी फैमिली के इश्यूज को सुलझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सिस्टर जियान उनसे कहती है, एल्डर ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप दोनों के जहन में क्या चल रहा है। आप हमारी फैमिली को काट ऑफ करना चाहते हैं या फिर फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम इस सभी के बारे में बात करेंगे अपनी फैमिली मीटिंग में। जब सारे एल्डर्स यहाँ पर होंगे हम लोग वोटिंग करवाएंगे अपने फैमिली हेड की पोजीशन के लिए। ग्रेट एल्डर से कहते हैं, कभी जोंग फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली हुआ करती थी और हमारा बिजनेस यहाँ पर ली सिटी में और व्हाइट क्लाउड सिटी में फैला हुआ था, लेकिन जब से तुम यहाँ पर पोजीशन पे बैठी हो लीडर की पोजीशन पे, तब से ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चला गया है और हमारी फैमिली की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। सिस्टर जोंगली उसे कहती है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हमारी फैमिली की ये सब कुछ हालत किस लिए हुई है? जैसी वो उसका नाम लेने लगती है उसकी बहन जियान उसे चुप करवा देती है और कहती है, तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। सिस्टर जियान उन एल्डर से कहती है, तो एल्डर्स आप लोग क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए अपनी फैमिली को सुधारने के लिए? ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हारे जैसे नाजुक कंधों के ऊपर फैमिली का भार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुम इस फैमिली का बोझ नहीं उठा सकती, तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है अपनी फैमिली को इस सारी मुश्किल से निकालने का। इसलिए हम लोग चाहते हैं जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। के साथ
हाथ वाले एल्डर कहते हैं। जैसा कि ग्रैंड एल्डर ने कहा है कि उनके पास फैमिली को बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन फैमिली को बचाने के लिए उनके पास पावर होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर यही सुजेस्ट करूंगा कि ग्रैंड एल्डर तुम्हारी पोजीशन को रिप्लेस करें और उन्हें फैमिली का हेड बना दिया जाए। बाकी के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रैंड एल्डर पहले से ये ग्रैंड एल्डर हैं। सिस्टर जियान काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त मोजी अंदर आता है और कहता है, कौन यहाँ पर मौके का फायदा उठा रहा है? मोजी उसे कहता है, लगता है कि मेरी जान बहुत बड़ी मुश्किल में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूँ। सिस्टर जियान उसे कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मेरे पास पहले ही बहुत सारी मुश्किलें हैं, तुम यहाँ पर आकर मेरी मुश्किल को बढ़ाओ मत। मोजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर यानी कि मास्टर जोंग ने हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर एक मैरिज प्रपोजल के साथ आया हूँ, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिस्टर जियान उसे कहती है, नहीं, मैं उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। हमारे सारे एल्डर्स ने मिलकर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब जबकि हमारी फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर देना चाहिए। मोजी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो, खाओ पियो और ऐश करो, तुम्हें कोई भी मसला नहीं होगा। कीपर वी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मिस्टर मो, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पीछे रहकर बात करनी चाहिए। जबकि ल्यू शेंग भी गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लू चेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यहीं पर बैठकर देखो क्या होने वाला है। मोजी सिस्टर जियान से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने सिर्फ मैरिज का कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैरिज किसकी होने वाली है। अब जबकि मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, तो फिर क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें? मेरी छोटी बहन को मेरे भाई से शादी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर जियान उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कीपर वी से कहती है, कीपर वी, इस मेहमान को इज्जत के साथ बाहर फेंक दिया जाए। कीपर वी भी जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता है और उसे कहता है, मिस्टर मो, प्लीज आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मोजी कीपर वी की तरफ देखता है तो वो भी घबरा जाता है। मोजी उसे कहता है, चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे आज यहाँ पर वेलकम करने वाले हो, लेकिन बहुत ही जल्दी मेरा वक्त भी आएगा, अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है, एक उड़ने वाला पंछी जब आसमान से गिर जाता है तो बिल्कुल एक चिकन की तरह होता है, तो कोई भी उसे पकड़कर खा सकता है। मुझे पता है कि तुम मेरी सारी बात को समझ रही हो, मुझे सभी कुछ यहाँ पर ओपनली कहने की जरूरत भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ता है और साथ ही ग्रेट एल्डर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। ग्रेट एल्डर भी उसकी तरफ देखते हैं और इशारों में कोई बात करते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ग्रेट एल्डर और दूसरे एल्डर दोनों ही उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जियान, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तुम्हें पता है कि एक लड़की को आज न कल तो शादी करनी है, तो क्यों ना तुम आज ही शादी कर लो और पोजीशन को छोड़कर किसी मर्द को यहाँ पर हेड की पोजीशन पर बैठने दो। जाओ और जाकर मोजी के साथ शादी करने के बाद अपनी फैमिली बनाओ ताकि तुम अपने बच्चों को संभाल सको। जोंग फैमिली की हेड की पोजीशन तुम्हारे लिए नहीं है। फिर साथ ही वो दोनों एल्डर्स हंसते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सिस्टर जोंग कहती है, ये एल्डर्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये किस तरह यहाँ पर इतनी गंदी बातें करके गए हैं, इन सभी को तो सबक सिखाना चाहिए। सिस्टर जियान अपनी बहन से कहती है, तुम अपने ग्रैंड एल्डर के बारे में तो जानती हो, वो इस वक्त एक 6 लेवल के फाइटिंग स्पिरिट मास्टर हैं। वही नहीं, इस वक्त मोजी भी उनके साथ मिला हुआ है। मुझे लगता है कि इन दोनों ने आपस में कोई डील की है। मोजी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग मो फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी हालत पहले से खराब है। लू चैन और ल्यू शेंग वो दोनों ही बड़े चुपचाप वहाँ पर बैठे होते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमारा मो फैमिली का दिखाया जाता है। ग्रैंड एल्डर वहाँ से अपनी जोंग फैमिली से निकलने के बाद मो के पास चले जाते हैं। वो मोजी के पास ही बैठे होते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं, मिस्टर मो, मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जियान इतनी आसानी से इस बात के लिए नहीं मानने वाली। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे जोंग फैमिली के हेड की पोजीशन मिल सकती है? मोजी उसे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? हमने उस फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, यानी कि उस फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया और इस वक्त वो लोग बहुत बड़े घाटे में हैं। बहुत ही जल्दी जोंग फैमिली तुम्हारे हाथों में गिरने वाली है और वो लड़की मेरे हाथों में होगी। मोजी उसे कहता है, ग्रैंड एल्डर, तुम उन सभी से काफी ज्यादा अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और मेरी मो फैमिली तुम्हें बैक सपोर्ट दे रही है एल्डर की पोजीशन के लिए, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली के तुम लीडर बनोगे। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का डर है, अगर जियान अपनी कुर्सी से नहीं हटती और उसे इस बारे में पता चल जाता है कि उसके माल को किसने लूटा है, कैंडिडेट्स को किसने भेजा था, तो फिर बाकी के सारे एल्डर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मोजी उसे कहता है, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आइडिया है। ग्रैंड एल्डर से कहता है, जियान की छोटी बहन, उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, वो आगे से फाइट बैक भी नहीं कर सकेगी, तुम उसे रास्ते से हटा दो। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और रात का वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त बैंडिट्स का थर्ड बॉस वहाँ पर आता है। ग्रैंड एल्डर ने थर्ड बॉस को यहाँ पर जोंगली को मारने के लिए भेजा है। वो जोंगली के कमरे में चला जाता है और उसके बिस्तर के पास खड़े होकर कहता है, यंग मिस, मैंने तुमसे कहा
था ना कि मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा। देखो मैं आज यहाँ पर वापस आ गया हूँ तुम्हारे साथ मजे करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त पीछे से बेलें निकलती हैं और उन बेलों के साथ लू चैन उस थर्ड बॉस को वहीं पर पकड़ लेता है। और थर्ड बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग कहाँ से आ गए। थर्ड बॉस लू चैन से कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। लू चैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं। आज यहाँ पर ग्रेट एल्डर आए थे हमारी फैमिली में बहस करने के लिए और उसके साथ मोजी भी था। तुम्हें लगता है कि हमें इस बारे में समझ नहीं आएगी कि वो दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रहे हैं। इसलिए आज रात के लिए मैंने इस पूरे के पूरे जोंग फैमिली के मेंशन को सिक्योर किया हुआ है। कोई भी यहाँ पर अगर आता तो मुझे पता चल जाता। तुमने तो यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सिस्टर जोंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया हो। पहले तुम सभी लोगों ने मेरे बहुत सारे लोगों को मार डाला और हमारे सारे के सारे कार्टून को भी चोरी कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर तुम मुझे किडनैप करने के लिए आए हो ताकि तुम मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल कर सको। थर्ड बॉस जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लू चैन से कहता है चलो ये तो ठीक है कि तुमने मुझे गेस कर लिया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, लेकिन इस बात से क्या बदल जाएगा। तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते, तुम्हारा लेवल लो है। लू चैन भी ये देखकर काफी घबरा जाता है, जोंगली को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है मिस जोंगली जल्दी से साइड पर हट जाओ, ये अपनी पावर्स को रिलीज करने वाला है। थर्ड बॉस के पास भी 20 टाइप की पावर होती है, वो अपनी 20 टाइप की पावर को रिलीज करता है। लू चैन की सारी बेलों को तोड़ देता है और साथ ही बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए वो मिस जोंगली को उठा लेता है और उठाकर वहाँ से निकल जाता है। लू चैन पीछे से फिर से अपनी बेलों के साथ उसे पकड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेलों को आगे भेजता है वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। सामने की तरफ से कोई उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी एनर्जी बेलों को तोड़ देता है। मिस्टर जियान और कीपर वी भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं और उसे कहते हैं लू चैन मेरी बहन कहाँ पर है। ग्रैंड एल्डर और उसके साथ दूसरे एल्डर वो दोनों वहीं पर हवा में खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन हमारे पास बिल्कुल सेफ है। तुम वैसे ही करोगी जैसा हम लोग चाहते हैं तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लू चैन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और जोंगली को बचाने के लिए जाने लगता है, जबकि वो एल्डर के साथ जो दूसरे एल्डर होते हैं वो ऊपर की तरफ जंप करते हैं और कहते हैं लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम भी यहीं पर रुकने वाले हो। और जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लू चैन पर अटैक करने लगते हैं उसी वक्त सिस्टर जियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती हैं और अपनी पावर से एक स्ट्रिंग बनाती हैं और उसके हाथ को नीचे की तरफ खींच लेती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें यहाँ पर लू चैन को रोकने नहीं दे सकती। फिर साथ ही वो लू चैन से कहती हैं लू चैन हम लोग यहाँ पर हैं इन एल्डर्स को संभाल लेंगे, तुम जाओ और जाकर जोंगली को बचाकर वापस ले आओ। लू चैन उसकी तरफ देखता और कहता है ठीक है सिस्टर जियान मैं अभी जाता हूँ, और वो आगे निकल जाता है। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं ये लड़का इसी तरह मारा जाएगा क्योंकि शायद इसे पता नहीं है कि इसका सामना किसके साथ है। थर्ड बॉस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका बॉस तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जियान अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को मानती हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करती हो, तो मुझे लगता है कि तुम अपनी बहन की जान बचा सकती हो, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। कीपर भी जल्दी से जियान के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर उससे कहता है जोंगलाओ तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग तुम्हारी सारी बातों को मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक चांस है। अभी हमें नहीं पता कि हम में से कौन जीतने वाला है, चलो फाइट करते हैं। ग्रैंड एल्डर जोंगलाओ जल्दी से अपने पास से एनर्जी से बनी हुई एक तलवार निकालते हैं और उसे कहते हैं जोंगली तुम आज भी इस फैमिली से बहुत ज्यादा वफादार हो और बहुत ज्यादा अड़ियल हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस अपने रास्ते से हटाए बिना मैं लीडर की गद्दी पर बैठ सकता हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले तो तुम्हें मारना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी से बनी हुई तलवार को उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ भेज देते हैं, जबकि कीपर वी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सिस्टर जियान जो कि अटैक की वजह से फोर्स निकलती है उसकी वजह से पीछे की तरफ हटती है और वहीं पर उसके पाँव के पास एक फ्लावर दिखाते हैं। तो ये फ्लावर वाली भी एक प्लांट टाइप की स्पिरिट है जो कि ग्रैंड एल्डर के साथ वाले एल्डर की पावर है। जियान का पाँव जैसे ही उस फ्लावर के साथ टकराता है एल्डर उसे कहते हैं मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उस फ्लावर के अंदर से काफी सारी स्पिरिट एनर्जी निकलती है और वो सारी स्पिरिट एनर्जी बहुत ही तेजदार स्वर्ड्स की तरह बाहर की तरफ निकलती है और उनमें से एक स्वर्ड की टाइप की एनर्जी सिस्टर जियान के पेट में लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगता है। साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन लू चैन का दिखाया जाता है। लू चैन भागता हुआ थर्ड बॉस के करीब पहुंच जाता है और उसके करीब पहुंचने के बाद ही वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है और फिर से अपनी बेलें निकालकर उसको पकड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेलों के साथ उसको पकड़ने लगता है उसी वक्त ऊपर से कुछ एनर्जी के बने हुए एरोस गिरते हैं और उसकी बेलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो सीधे आकर लू चैन के सामने गिरते हैं। लू चैन वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है कौन है यहाँ पर, जबकि थर्ड बॉस जो कि जोंगली को उठाकर भाग रहा होता है वो भी पीछे की तरफ देखता और कहता है लगता है मेरे बिग बॉस यहाँ पर आ गए हैं, और यहीं पर उसके बिग बॉस की तरफ दिखाया जाता है उसके बिग बॉस जो कि व्हाइट क्लाउड वैली के बैंडिट्स का बॉस है और एक 5th लेवल का स्पिरिट मास्टर भी है।
तो बॉस थर्ड बॉस से कहता है जल्दी से अपने सारे लोगों को यहाँ से लो और यहाँ से निकल जाओ और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ, इस लड़के को मैं खुद संभाल लेता हूँ। लूचैन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो पहले जोंगली को यहीं पर छोड़ो। साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस थर्ड बॉस के सामने काफी सारी बेलें निकाल लेता है ताकि उसका रास्ता ब्लॉक किया जा सके। लेकिन बिग बॉस अपने बड़े से वेपन को घुमाते उसके हाथ में एक बाला होता है, उस बाले को घुमाता है तो लूचैन की सारी बेलें काट देता है। ये देखकर लूचैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसकी सारी बेलों को काट कर दिया है। लूचैन उस बॉस की तरफ देखकर सोच रहा होता है इनका जो थर्ड बॉस है अपने स्पिरिट मास्टर राम के थर्ड लेवल पर है, तो अगर थर्ड बॉस इसको अपना बिग बॉस कह रहा है तो इसका मतलब ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लूचैन फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। लूचैन कहता है पर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इन दोनों को हराना होगा, उसी के बाद मैं मिस जोंग को बचा सकता हूँ। लूचैन जबकि बॉस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो बॉस उसे कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी एज को देखकर तो लगता है कि तुम्हारी एज अभी काफी कम है, लेकिन अभी तक तुम अपने स्पिरिट मास्टर के सेकंड लेवल तक पहुंच चुके हो, इसलिए तुम एक काफी जीनियस लड़के हो। पर इस सब मसले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम एक आउटसाइडर हो, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे दूर रहो, बिना वजह यहाँ पर मरने का क्या फायदा है, जाओ और जाकर अपने फ्यूचर को सेट करो। लेकिन लूचैन उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस लड़की की जान बचाना ही होगी। और साथ ही वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिग बॉस के इर्द गिर्द काफी सारी बेलें निकालता है और सारी बेलें उसके साथ लिपट जाती है। वो बिग बॉस को वहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन बिग बॉस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे सामने तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। और वो अपने बाले को ऊपर की तरफ उठाता है तो लूचैन की सारी बेलों को तोड़ देता है क्योंकि इस बिग बॉस के पास भी 20 टाइप की स्ट्रेंथ है और 20 टाइप की स्ट्रेंथ पावर के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। बिग बॉस लूचैन की पावर्स देखने के बाद काफी हैरान होता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी और साथ ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी एक नॉर्मल लेवल 2 के स्पिरिट मास्टर से काफी ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है। इतने लेवल के साथ मेरे जैसे मास्टर का मुकाबला करना मुश्किल है। और वो अपने बाले के साथ ही लूचैन को पीछे की तरफ झटक देता है। लूचैन भी पीछे की तरफ जंप करने के बाद उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। वहीं पर उसे पीछे धुंध में किसी और बंदे का साया नजर आता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वो उसे कहता है तुम वहाँ पर कब से छुप कर देख रहे हो, बाहर क्यों नहीं निकल आते? या तुम यहाँ पर सिर्फ शो को एंजॉय करने के लिए आए हो या फिर हमारी हेल्प भी करोगे? थर्ड बॉस जो कि मिस जोंगली को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, उसी वक्त उसके सामने लिू शेंग आकर खड़ा हो जाता है। थर्ड बॉस भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये लड़का कहाँ से आ गया? थर्ड बॉस और बिग बॉस दोनों उससे पूछते हैं तुम कौन हो? लिू शेंग वहाँ पर आने के बाद लूचैन से कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? लूचैन उसे कहता है जब मैंने बिग बॉस के ऊपर अटैक किया था और ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था, उस वक्त से तुम यहीं पर धुंध में छुपे हुए थे, मैंने तुम्हें देखा। लिू शेंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे जियान ने यहाँ पर भेजा था तुम्हारी हेल्प करने के लिए और अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से फाइट कर रहे हो, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर शो को एंजॉय कर लिया जाए ताकि इस लड़की को तुम ही बचाओ। लूचैन गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हाई है क्योंकि तुम्हारा लेवल अप है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने की बजाय यहाँ पर सिर्फ तमाशा देख रहे हो। मैं वापस जाने के बाद सिस्टर जियान को इस बारे में बताऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि सिस्टर जियान तुम्हारे साथ क्या करती है। लिू शेंग उसे कहता अब बस भी करो, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? पता है ना कि मैं तुम्हारा फ्यूचर का जीजा हूँ। जबकि थर्ड बॉस और बिग बॉस दोनों ही उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। क्या ये दोनों बेवकूफ यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं? थर्ड बॉस भी मिस जोंग को वहीं पर फेंक देता और कहता है अगर इसे रास्ते से हटाना ही है तो फिर ठीक है, पहले इसको रास्ते से हटाते हैं और उसके बाद इस लड़की को लेकर निकलता हूँ। और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है मेरे रास्ते से हटो। वो लिू शेंग के ऊपर जैसे अपनी तलवार घुमाकर अटैक करने लगता है। लिू शेंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और वो थप्पड़ खाने के बाद नीचे गिर जाता है और अपने चेहरे पे हाथ रख के कहता है ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा। थर्ड बॉस फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए लिू शेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिू शेंग ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। जंप करने के बाद पीछे खड़ा हो जाता है। वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करता है तो लिू शेंग सिर्फ अपनी 2 उंगलियों के साथ ही उसकी तलवार को रोक लेता है और उसने उसकी तलवार को अपनी दोनों उंगलियों में पकड़ा होता है। थर्ड बॉस अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता है, लेकिन वो अपनी तलवार को पीछे भी नहीं खींच पाता। लिू शेंग साथ ही लूचैन की तरफ देखता है और उसे कहता है लूचैन लगता है कि तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और तुम इतने भी अच्छे फाइटर नहीं हो। जब दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, बिग बॉस अपने भाले के साथ लूचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि लूचैन ने अपने बाजू के ऊपर अपनी बेलून का कवर चढ़ाया होता है। वो अपने भाले के साथ उस पर अटैक करने के बाद उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। लूचैन जंप करते हुए काफी दूरी बना लेता है। लूचैन चिल्लाकर लिू शेंग से कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? जल्दी से उसको खत्म करो और यहाँ पर मेरी हेल्प करो। मैं इस बिग बॉस का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। लिू शेंग उसकी बात सुनने के बाद थर्ड बॉस से कहता है उस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेल सकूं। चलो ठीक है, अब तुम्हें खत्म करना होगा। थर्ड बॉस उसकी बात सुनने के बाद
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन लिू शेंग वहीं पर जमीन के अंदर से एक आइस का क्रिस्टल निकालता है और वह क्रिस्टल निकलने के बाद सीधा उस थर्ड बॉस की बॉडी के अंदर जाकर दंस जाता है और थर्ड बॉस यहीं पर मर जाता है। लू चेन हंसते हुए कहता है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, चलो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मेरा हाथ बटाओ। बिग बॉस भी लिू शेंग की तरफ देखता और कहता, अब ये लड़का कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। थर्ड बॉस जो कि एक थर्ड लेवल का स्पिरिट मास्टर है, उसको इस लड़के ने इतनी आसानी से हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। बिग बॉस जल्दी से अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने सामने वाले लड़के को मारना होगा कि मैं उस लड़की को लेकर यहाँ से निकल सकूं और अपने मिशन को पूरा कर सकूं, वरना ये दोनों मिलकर हमें मार डालेंगे। बिग बॉस अपने भाले को लेकर फिर से लू चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चेंग ने फिर से अपने बाजू के ऊपर अपनी बेलून का कवर चढ़ाया ताकि उसे शील्ड बना सके। लू चेंग दूर से खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्या वाकई में मुझे वहाँ पर आने की जरूरत है या नहीं। लू चेंग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिग बॉस मुझे मार डालेगा, तुम वहीं पर खड़े खड़े शो को एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि सिस्टर जियान अभी इस वक्त ग्रैंड एल्डर के साथ फाइट कर रही होगी और वहाँ पर उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होगी, चलो जल्दी से यहाँ पर इस काम को खत्म करते हैं और वापस चल के उनकी हेल्प करते हैं। लिू शेंग उसे कहता है, चलो ठीक है, अब तुमने जियान का नाम ले दिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वो भी भागता हुआ आगे बढ़ता है। बिग बॉस जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने भाले के साथ लिू शेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिू शेंग सिर्फ अपने बाजू को ही सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं, तुमने तो मेरे स्नीक अटैक को फेल कर दिया, फाइटिंग का तुम्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। थर्ड बॉस भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि लिू शेंग लू चेन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कुछ मिस्टीरियस टाइप की पावर्स भी हैं। तो लिू शेंग भी यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। ये देखकर तो लू चेन और बिग बॉस दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिू शेंग के पास एक रेयर स्पिरिट है जो कि एलिमेंटल टाइप है, यानी कि वो आइस क्रिस्टल्स को यूज कर सकता है और आइस को यूज करना यही इसकी स्पिरिट पावर है। हालांकि लिू शेंग एक वेपन मास्टर है और रेयर है। आखिर तुम हो कौन और कौन सी फैमिली से हो। लिू शेंग जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स बनाता है और उससे कहता है, मरने के बाद ऊपर वाले से जाकर पूछ लेना कि मैं कौन सी फैमिली से और मुझे इस तरह की एलिमेंटल टाइप की पावर क्यों दी गई है। और साथ ही वो अपने सारे आइस क्रिस्टल्स को बड़ा बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। बिग बॉस जल्दी से अपने भाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वहाँ पर एक धमाका होता है और काफी सारा धुआं हो जाता है। लू चेंग इससे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, लो हमारा काम तो हो गया, हमने तो बॉस को हरा भी दिया। इस सामने की तरफ से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है और जैसी एनर्जी ही निकलती है उसी वक्त धुआं भी हट जाता है और बिग बॉस की तरफ दिखाते हैं। उसके हाथ में जो वेपन होता है वो एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट वेपन होता है और उसने अपने मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन से उन सारे आइस क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है। अब लिू शेंग और लू चेन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बिग बॉस हंसते हुए उन दोनों से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे मारना इतना आसान होगा? मैं यहाँ पर बैंडिट्स का बिग बॉस हूँ, कोई आम सा लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। फिर वो अपने स्पिरिट वेपन को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो सबसे पहले लिू शेंग के ऊपर अटैक करता है। लिू शेंग अपनी आइस पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ एक शील्ड बनाता है ताकि अपने आप को इससे बचा सके, लेकिन उसका स्पिरिट वेपन काफी स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसकी आइस शील्ड को तोड़ देता है। लिू शेंग चिल्लाकर लू चेंग से कहता है, इस बंदे के पास जो स्पीयर है वो एक स्पिरिट वेपन है, वो भी सेकंड ग्रेड का। लू चेंग उसे कहता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि उसके पास एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट वेपन है? लिू शेंग उसे कहता है, ये बिग बॉस अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से इस वक्त लेवल 4 पर है और इसके लेवल 4 के साथ अगर ये इस बाले को यूज कर रहा होता एक नॉर्मल बाले को, ये कभी मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब तो यही है कि इसके पास जो स्पिरिट वेपन है वो एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट वेपन है। बिग बॉस भी हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हारी नजर तो काफी तेज है। हाँ, वाकई में ये एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट वेपन है। फिर से वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लिू शेंग के ऊपर बार बार अटैक करता है। वो अपने बाले को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है, लेकिन लिू शेंग भी अपने पास से अपनी आइस से बनी हुई एक तलवार बना लेता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। लेकिन क्योंकि उसके पास एक रेयर वेपन है, इसी वजह से लिू शेंग की आइस की तलवार उसके सामने टिक नहीं पा रही। लिू शेंग कहता है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों में विनर को डिसाइड करना काफी मुश्किल हो गया है। साथ ही लिू शेंग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे इसे ट्राई करना पड़ेगा। और वो अपनी जेब से अपने पास से एक कवच निकालता है और उस कवच को लू चेंग की तरफ फेंक देता है और कहता है, लू चेंग, ये एक स्पेशल आर्मर है, इसका नाम क्लाउड ब्रेकर आर्मर है, इसको मैंने बनाया था, लेकिन ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैच नहीं होता, इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम इसको पहनकर देखो, शायद ये तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैच हो जाए। इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और सेफ्टी दोनों बढ़ जाएंगी। अगर तुमने इसको पहन लिया और इसको यूज करना सीख लिया, उसके बाद इस बॉस के ऊपर अटैक करो ताकि इसका ध्यान भटकाया जा सके। लू चेंग जल्दी से उस जीरा को पहन लेता है और कहता है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट इसके साथ रेजोनेट कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्पिरिट वेपन है। मैं पहली बार किसी स्पिरिट वेपन को यूज कर रहा हूँ। तो लू चेंग अपने उस स्पिरिट वेपन को पहन लेने के बाद अपनी बेलू को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी बेलू के साथ बिग बॉस के ऊपर अटैक करता है,
लेकिन बिग बॉस अपने स्पिरिट वेपन को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी सारी बैलून को काट देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही वो लू चैन के ऊपर 2-3 स्ट्राइक्स लगाता है और वो सारी एनर्जी रिलीज होने के बाद लू चैन के कवच के साथ टकराती है, लेकिन लू चैन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। उसी वक्त लिू शेंग आगे बढ़ता है और अपनी आइस क्रिस्टल के साथ उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। बिग बॉस पीछे की तरफ देखता है कि लिू शेंग उसके ऊपर अटैक करने वाला है। उसी वक्त लू चैंग नीचे बैठ जाता है और ग्राउंड पर अपने हाथों को मारते हुए अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है और ग्राउंड के अंदर से बेले निकालता है और बिग बॉस को फिर से अपनी बेलू के अंदर लपेट लेता है। इस बार उसने अपनी बेलू के साथ बिग बॉस को लपेटा है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने कवच पहना हुआ है जिसके अंदर स्पिरिट एनर्जी थी और स्पिरिट एनर्जी की वजह से लू चैन की पावर भी बड़ी है। बिग बॉस कहता है इस बार इसकी बेलू की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा है, मैं इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। लू चैन चिल्लाकर लिू शेंग से कहता है लिू शेंग चलो जल्दी से करो, मैं यहाँ पर इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तो लिू शेंग भी जल्दी से अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने हाथ में आइस क्रिस्टल से बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बनाता है और उस तलवार को सामने की तरफ रिलीज कर देता है। बॉस को भी पता चल जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है और वो मरने वाला है, तो वो उसकी आइस की बनी हुई क्रिस्टल की तलवार वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और जहाँ पर ये दोनों मिलकर इस बॉस को भी मार देते हैं। बॉस चिल्ला रहा होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। बॉस कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं 2 छोटे बच्चों के हाथों से मरने वाला हूँ, मैं बैंडिट्स का बॉस हूँ, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मुझे मार डाला। लिू शेंग आगे बढ़ता है और अपनी आइस क्रिस्टल की तलवार को बाहर निकालता है, तो उसी वक्त वो नीचे गिर जाता है और गिरने के साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। लू चैन भागता हुआ आगे बढ़ता है, लिू शेंग से कहता है लिू शेंग चलो जल्दी से वापस चलते हैं, वहाँ पर वो एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे होंगे, हमें उनकी जाकर हेल्प करना होगी। नेक्स्ट सीन हमारा जोंग फैमिली का दिखाया जाता है। जोंग फैमिली में जहाँ पर फाइट हो रही है, मिस जियान की फाइट सेकंड एल्डर के साथ हो रही है कि कीपर वी ग्रैंड एल्डर के साथ फाइट कर रहा है। सेकंड एल्डर ने अपने हाथ के ऊपर एक फ्लावर को निकाला होता है जो कि उनके प्लांट टाइप की एनर्जी है। जियांग जख्मी होने के बाद नीचे गिरी होती है। सेकंड एल्डर से कहते हैं यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, और वो अपने फ्लावर को आगे भेजता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो उस फ्लावर के साथ उसकी जान लेने वाला है, पर वी भी जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये तुम क्या करने वाली हो, और जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, ग्रैंड एल्डर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देते हैं जिससे वो भी जख्मी हो जाता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट करते हुए किसी दूसरी तरफ कैसे देख सकते हो, तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। कीपर भी अभी भी काफी ज्यादा परेशान है, वो पीछे की तरफ ही देख रहा है कि जियान के साथ क्या होने वाला है। सेकंड एल्डर अपने हाथ में उन्होंने जो फ्लावर बनाया था वो उस फ्लावर को रिलीज कर देते हैं, जियान को मारने लगे हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्लावर उसके पास पहुंचता है उसी वक्त वो आइस का क्रिस्टल बनकर नीचे गिर जाता है। सेकंड एल्डर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर कौन आ गया, ये आइस की पावर कौन यूज कर सकता है। वो अपने आसपास देखते हैं, लिू शेंग वहाँ पर आता है और मिस जोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ डालने की। मिस जियान भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि लिू शेंग यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया है। ग्रैंड एल्डर उन दोनों की तरफ देखते हैं कि मिस जोंग को भी वो लोग बचा कर ले आए हैं। वो कहते हैं सारे के सारे बैंडिट्स बहुत ज्यादा बेकार हैं, पहली बार भी वो मेरे मिशन को पूरा नहीं कर पाए थे और इस बार उनका बिग बॉस भी साथ था, लेकिन फिर भी उन्होंने मिशन को नाकाम कर दिया। ग्रैंड एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं चलो छोड़ो उन सारे बेवकूफों को, लगता है कि अब इस सब की शुरुआत कर दी है तो इसे यहीं पर खत्म करना होगा, इन सभी को यहीं पर मार डालो। सेकंड एल्डर जल्दी से अपनी चारों उंगलियों के दरमियान में 4 और फूल निकालते हैं और उन चारों को सामने की तरफ रिलीज करते हुए उन चारों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लिू शेंग उसके पास तो एलिमेंटल टाइप की स्पिरिट एनर्जी है। ऐसी वो फ्लावर उनके पास पहुंचते हैं, लिू शेंग उन सारे फ्लावर्स को हवा में आइस क्रिस्टल बना देता है और वो सारे नीचे गिर जाते हैं। सेकंड एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं पर लू चैन अपनी पावर्स को यूज करता है, वो अपनी बेलू के साथ सेकंड एल्डर को उनमें लपेट लेता है। जैसे वो सेकंड एल्डर को अपनी बेलू में लपेटता है, लिू शेंग जियान से कहता है जियान चलो अब तुम्हारी बारी। जियान जल्दी से अपने वायलिन को उठाती है या फिर गिटार टाइप का जो भी है उसको बचाती है, तो उसके अंदर से तरंगे निकलती हैं, उनमें से एक तरंग स्लैश की तरह सामने की तरफ जाती है जिससे वो सेकंड एल्डर की गर्दन उड़ा देती है। सेकंड एल्डर यहाँ पर मर गए हैं, अब सिर्फ ग्रैंड एल्डर बचे हैं जो कि उस वहाँ पर दूसरी तरफ कीपर वी से फाइट कर रहे हैं। जियान अपनी पावर यूज करने के बाद वहीं पर चकराती है और नीचे गिरने लगती है। लिू शेंग आगे बढ़ता है और उसे सहारा देते हुए कहता है जियान क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं काफी जख्मी हो चुकी हूँ। लू चैन मिस ली को वहाँ पर उतारता है और उसकी बहन से कहता है जियान तुम इसको अपने साथ लेकर रेस्ट करो, सब कुछ हम पर छोड़ दो, हम इन सभी को संभाल लेंगे। ग्रैंड एल्डर वहीं से अपनी तलवार को उनके ऊपर रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग, तुम सभी को मैं मार डालूंगा। की तलवार उड़ती हुई जैसी उन सभी के पास पहुंचती है, कीपर भी जल्दी से उनके सामने आ जाता है और उसकी उड़ती हुई तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। कीपर भी अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसकी तलवार को ब्लास्ट कर देता है और कहता है हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए यहाँ पर इन सभी को नुकसान पहुँचाने की। हालांकि कीपर वी की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। ग्रैंड एल्डर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग मेरे प्लान को फेल करने पर तुले हो, मुझे जोंग फैमिली का एल्डर बनना है। कीपर वी से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा करने नहीं दे सकता, हमारी यंग मिस इस वक्त इस फैमिली की लीडर है और वही हमेशा इस फैमिली की लीडर
रहेंगी। इस फैमिली का लीडर बनने नहीं दिया जा सकता। चैन भी अपनी बेलून को रिलीज करता है और उसके एक हाथ को पकड़ लेता है, जबकि दूसरी तरफ से लिू शेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर आइस से अटैक करता है और उसके दूसरे हाथ को आइस में जमा देता है। ग्रैंड एल्डर अभी भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया है, वो भी अपने इन छोटे मोटे स्किल्स के साथ, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पावर्स के साथ ग्रैंड एल्डर के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। ग्रैंड एल्डर अपने दोनों हाथों को खींचकर एक साइड पर ले आते हैं, क्रॉस बनाते हैं, जिससे वो दोनों उसके साथ खींचे जाते हैं और कीपर वी के साथ टकरा जाते हैं। यहीं पर ग्रैंड एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक 6 लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने स्पेशल मूव, जिसको हम लोग अल्टीमेट मूव भी कह सकते हैं, उसको यूज करने वाले हैं। उनके स्पेशल मूव का नाम 10,000 हेक्टर्स ऑफ द थंडर एंड लाइटनिंग है। जैसे वो अपने स्पेशल मूव को यूज करते हैं, हीवन के ऊपर से पर्पल कलर की लाइटनिंग गिरना स्टार्ट होती है और वो सारी लाइटनिंग वहाँ पर फैल जाती है और आसपास बहुत सारी लाइटनिंग की पावर निकल रही होती है। कीपर वी उनसे कहता है, ये इसका अल्टीमेट सोल स्किल है जिसको ये यहाँ पर यूज कर रहा है। ये यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट वाजरा को यूज कर रहा है। यूज करने से ये अपने अल्टीमेट स्किल को यूज कर सकता है, जिससे ये हीवन की लाइटनिंग को यहाँ पर बुला सकता है। ये इसका स्पेशल मूव है। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर सिर्फ हमें मारने वाला है, बल्कि ये पूरी की पूरी जोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। कीपर भी उन दोनों से कहता है, इसे यहाँ पर रोकना होगा इससे पहले कि ये अपनी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर ले। अगर इसने अपनी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया तो ये पूरी की पूरी जोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो जल्दी करो, इसे रोकते हैं। लू चेन कीपर वी से कहता है, लेकिन हम दोनों ऐसा कैसे करेंगे? हम दोनों के लेवल बहुत ज्यादा लो हैं, हम तो इसके करीब भी नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत सारी पर्पल लाइटनिंग है। कीपर भी उन दोनों से कहता है, मेरे पास भी इसी तरह का एक अल्टीमेट मूव है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उस मूव को रेडी करने के लिए। तब तुम दोनों को इसे रोकना होगा। लू चेन उसे कहता है, ठीक है कीपर भी, तुम जल्दी से अपने अल्टीमेट मूव को रेडी करो, तब तक हम लोग इसका ध्यान बिठाते हैं। फिर कीपर भी वहीं पर बैठकर अपने अल्टीमेट मूव को रेडी करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि लिू शेंग और लू चेन दोनों ही वहाँ पर खड़े होते हैं के ऊपर अटैक करने के लिए। लू चेन को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है। वो अपनी बेलून के साथ उस पत्थर को लपेटता है और उसे उठाकर ग्रैंड एल्डर के ऊपर फेंक देता है, जबकि ग्रैंड एल्डर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके पत्थर को हवा में रोक लेते हैं और उसका पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है जब पर्पल लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती है। इसी वक्त दूसरी तरफ से लिू शेंग के आइस क्रिस्टल्स उसके ऊपर अटैक होने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके करीब पहुंच जाते हैं। ग्रैंड एल्डर जल्दी से अपने हाथ को साइड पर करते हुए उसके सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स को वहीं पर रोक लेते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास और भी कोई छोटी मोटी ट्रिक है तो उसे भी यूज कर लो, क्योंकि इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ हो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जबकि उसी वक्त कीपर भी उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैंने अपने अल्टीमेट मूव को रेडी कर लिया। साथ ही वो अपने अल्टीमेट मूव को रेडी करते हुए सामने की तरफ रिलीज करता है और उसका अल्टीमेट मूव भी एनर्जी से बना हुआ एक बाले टाइप का ही होता है और वो सारी एनर्जी सामने की तरफ जाती है। ग्रैंड एल्डर जो किसके सामने खड़े होते हैं वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने की तरफ अपना हाथ करते हैं और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। अब अचानक से पता नहीं उसकी पर्पल लाइटनिंग कहाँ पर चली गई है कि कीपर वी का स्पेशल मूव जो होता है वो सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। ग्रैंड एल्डर पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपनी पर्पल लाइटनिंग की वजह से, लेकिन कीपर वी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से वो जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंड एल्डर वहाँ पर नीचे गिरने के बाद हुती उनसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर ज़ोंगली को किडनैप करने की कोशिश की, मेरा प्लान यही था कि मैं ज़ोंगली को किडनैप करूंगा और जियान को इससे ब्लैकमेल करूंगा और साथ ही पर वी को भी मार डालूंगा, इससे एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे और मुझे यहाँ पर लीडर की पोजीशन मिल जाएगी। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे दो कचरे यहाँ पर हो। तुम दोनों ने ज़ोंगली को भी बचा लिया और साथ ही जल्दी से यहाँ पर आकर कीपर वी के साथ मिलकर मुझे हरा दिया। अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं होते तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा वीक कर दिया, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, मुझे मौत से जरा भी डर नहीं। सिस्टर जियान आके बढ़ती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। ये सारे भी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन फैमिली हॉल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे लोग आकर बैठ जाते हैं और उन्हें ग्रैंड एल्डर के हाथ बांधकर उसे वहीं पर बिठाया होता है। सिस्टर जियान ग्रैंड एल्डर से कहती है, ग्रैंड एल्डर ज़ोंगलाओ, जब आपने कहा था कि आप व्हाइट क्लाउड सिटी में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फैमिली हेड होने के नाते मैंने आपको इसकी इजाजत दे दी थी। मेरे फादर ने भी कभी आपको इस बारे में नहीं रोका, तो फिर आप अचानक से ज़ोंग फैमिली का लीडर क्यों बनना चाहते हैं, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ोंग फैमिली के ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं और ज़ोंग फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए, तुम दोनों लड़कियों ने जब से ये कमांड संभाली है, इस फैमिली की हेड बनी हो, से हमारी फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चली गई है और सभी लोग हमारी तरफ छोटी फैमिली की तरह देखते हैं, जबकि हमारी फैमिली कभी एक ग्लोरियस फैमिली हुआ करती थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं बस सब कुछ इसी तरह देखता रहता कि मेरी फैमिली टूट जाए? लू चेन चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो जिसे कि हेड की पोजीशन चाहिए। तुम यहाँ पर मोजी के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो जो कि मो फैमिली का यंग मास्टर है। ग्रैंड एल्डर भी लू चेन की ये वाली बात सुनने के बाद काफी
हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इनको कैसे पता चला कि मैं मोजी के साथ मिला हुआ हूँ। ग्रैंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। हाँ मैं मोजी के साथ मिला हुआ हूँ और ये मोजी का ही आइडिया था जोंगली को किडनैप कर लिया जाए और इसे किडनैप करने के बाद हम लोग जियान को बड़ी आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। सिस्टर जोंग चिल्लाकर उसे कहती है मुझे ये बताओ कि इसके अलावा उसने और क्या कहा। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं मोजी ने कहा था कि जोंगली को किडनैप करने के बाद हम लोग जियान को फोर्स कर सकते हैं। एक तो हेड की पोजीशन मुझे मिल जाएगी और उसके बाद जियान को वो अपनी गुलाम बना लेगा। तो जियान को गुलाम बनाने वाली बात सुनते ही लिू शेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और आकर ग्रैंड एल्डर को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जियान के बारे में इस तरह की बात करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जियान के खिलाफ खड़े होने की, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। सिस्टर जियान लिू शेंग से कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारी जोंग फैमिली बहुत ज्यादा खराब हालत में है। इस वक्त हम लोग मो फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर हाथ डालेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। लोग मो फैमिली के हाथों से नहीं बच पाएंगे, वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिू शेंग उसे कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम इस सभी को इसी तरह नजरअंदाज कर दोगी, क्या तुम इन लोगों को सजा नहीं दोगी। सिस्टर जियान उसे कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मोजी को सजा मिलेगी और उसे सजा मैं खुद दूंगी। फिर वो अपने ग्रैंड एल्डर की तरफ देखती है और कहती है पर मैं इसकी जान नहीं लेना चाहती। वो कीपर वी को इशारा करती है। कीपर वी आगे बढ़ता है और जाकर ग्रैंड एल्डर के सामने खड़ा हो जाता है। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अब तुम क्या करने वाले हो। कीपर वी जल्दी से आगे बढ़ता है, ग्रैंड एल्डर को सर से पकड़ते हुए नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है हमारी यंग मिस ने कहा है कि वो तुम्हें जिंदा रखना चाहती है, तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी 6 स्टार वाली कल्टीवेशन को रख सकते हो। और साथ ही वो अपनी पाम को रेडी करते हुए उसकी बैक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसकी सारी की सारी मेरिडियंस को बर्बाद कर देता है। दोबारा से ये कभी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर सकता। ग्रैंड एल्डर भी वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उनकी मेरिडियंस बर्बाद हो चुकी हैं। पर भी जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके हाथों पर जो रस्सियां बंधी होती हैं उनको काट देता है और कहता है चलो आज से तुम आजाद हो। ग्रैंड एल्डर वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कीपर व्यू से कहता है आज से तुम बिल्कुल आजाद हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में, अगर तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है तो तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अब जाओ और जाकर एक ग्रैंड एल्डर की बजाय एक कचरे की जिंदगी गुजारो। नेक्स्ट सीन फैमिली के दरवाजे का दिखाया जाता है, पर वी सिस्टर जियान और सिस्टर जोंग तीनों ही मास्टर को उठाकर बाहर दरवाजे के फेंक देते हैं और कहते हैं अब जाओ यहाँ से चले जाओ। और फिर साथ ही वो लोग दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। ग्रैंड एल्डर वहीं पर गिरे होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी और ऊपर से उनकी मेडियंस भी बर्बाद हो चुकी हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और गुस्से के साथ कहते हैं जियान तुम बस मेरा इंतजार करो, जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लेकिन अभी वो गुस्से के साथ इसी बारे में सोच ही रहे होते हैं कि उसी वक्त उसके पेट के आर पार एक आइस क्रिस्टल हो जाता है। वहीं पर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर साथ ही वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। लू चैन भी वहीं पर खड़ा होता है। लू चैन उससे कहता है लिू शेंग ये तुमने क्या किया, जियान ने इसकी जान बख्श दी, इसे जिंदा छोड़ दिया, तो फिर तुमने इसे मार क्यों दिया है। लिू शेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से हार मान सकता है। जियान बहुत ज्यादा दयालु है, इसी वजह से उसने इसको मारने की बजाय इसे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पता है कि ये फ्यूचर में हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसे पहले ही ठिकाने लगा दिया। लू चैन उसे कहता है तुम्हारी बात में दम तो है, तुमने जो भी किया वो ठीक किया। लिू शेंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मो फैमिली जैसी एक छोटी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ डालने की। उस मोजी को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अगर उनकी फैमिली के 10 लीडर भी हुए तो मैं 10 के 10 लीडर्स को मार डालूंगा, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। लू चैन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ ठीक रहेगा, हमें मो फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए और इस वक्त डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं, कि हमारी जोंग फैमिली की जड़ें अभी भी ली फैमिली में है, तो वो ली फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम लोग जोंग फैमिली से आए हैं। लिू शेंग उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि सिस्टर जियान की छोटी बहन जोंगली की शादी वो फैमिली के 3rd प्रिंस के साथ हो जाए। लू चैन उसे कहता है नहीं, कभी भी नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। साथ ही लू चैन हंसते हुए उससे कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, फ्यूचर की मुसीबतों को अभी हल करने का वक्त आ चुका है, चलो मेरे साथ आओ, हम अपने प्लान पर काम करेंगे। हम लोग उसको इस तरह मारेंगे कि हमारी जोंग फैमिली के ऊपर इल्जाम न आए। वो दोनों छुपकर रात के वक्त उसका पीछा करते हैं, तो रात के वक्त एक गली का सीन दिखाते हैं जो कि जू फैमिली की गली होती है। वहीं पर जू फैमिली के यंग मास्टर को उसके गार्ड्स पीट रहे होते हैं, यानी मोजी के गार्ड्स पीट रहे होते हैं, जबकि मोजी उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर होता है और उसके साथ मजे कर रहा होता है। तो यंग मास्टर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है मोजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ करने की, मेरी जू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करवा रहे हो और साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड को भी मुझसे छीन लिया। थोड़ी देर के बाद मोजी अपने मजे पूरे करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर बाहर निकल आता है और उसे कहता है तुम
यहाँ पर क्या भौंक रहे हो? ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड हूँ। शुक्र करो कि मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया है। चलो अब इसको वापस रख लो। और साथ ही वो उसे धक्का देते हुए उसके पास ही फेंक देता है। हमारी ये गर्लफ्रेंड इतनी भी बुरी नहीं है, जबकि तुम इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, इसको जाओ और जाकर अच्छे से संभाल कर रखना। मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ इस लड़की को जिंदा छोड़कर। वो फिर से अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है और अपने गार्ड से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो जू फैमिली का यंग मास्टर उसके जाने के बाद चिल्लाकर उसे धमकी देता और कहता है मैं तुम्हारी इस हरकत को हमेशा याद रखूंगा। आज न कल तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें एक बहुत ही बुरी मौत दी जाएगी। मेरी जू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जबकि यहीं पर हमारा लू चेन और लिू शेंग को भी दिखाते हैं, जो कि नकाब करके काले कपड़े पहनकर वहाँ पर छुपे हुए हैं। लू चेन लिू शेंग से कहता है ये मोजी ये बहुत बड़ा बदमाश है और हर जगह पर किसी न किसी से पंगा जरूर लेता है। इस वक्त इसने जू फैमिली के साथ पंगा लिया है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हम इसको मार डालेंगे और सारा इल्जाम जू फैमिली पर आएगा। लिू शेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम जू फैमिली के ऊपर सारा इल्जाम डालने वाले हो? वो भी 5 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है। लू चेन उसे कहता है क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा प्लान है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, हम लोग इसी प्लान पर काम करेंगे। और फिर वो दोनों भागते हुए आगे वाली एक बिल्डिंग के पास जाकर छुप जाते हैं। जैसे उनकी घोड़ा गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है, लू चेन अपनी बेलून को यूज करते हुए उसकी बगी को वहीं पर उलट देता है और उसके दोनों गार्ड्स को तो वो लोग वहीं पर मार देते हैं। जबकि मोजी भी जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर से बाहर छलांग लगा देता है और उसके पास उसका वेपन भी होता है। वो कहता है लगता है किसी ने मेरे पर स्नीक अटैक किया है। और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पर अटैक करने की? कौन है यहाँ पर? जल्दी से सामने आओ। शायद तुम लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं मो फैमिली का यंग मास्टर हूँ। मेरा नाम मोजी है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन वो सामने की तरफ देखता है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता और उसके दोनों गार्ड्स भी मर चुके होते हैं। मोजी को जब लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सोच रहा होता है। मोजी कहता है लगता है कोई लूटने वाले होंगे, इस वक्त वो लूटने के लिए मेरे ऊपर अटैक कर रहे होंगे। उन्हें शायद इस बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से फिर से बेलें निकलती हैं और वो सारी बेलें मोजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। मोजी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से जंप करते हुए उन बेलों के अटैक से अपने आप को बचाता है। पीछे हटने के बाद वो उनसे कहता है कौन है यहाँ पर? मैंने कहा कि जल्दी से मेरे सामने आओ। तो लिू शेंग और लू चेन दोनों ही बाहर निकल आते हैं। लिू शेंग उसे कहता है वाकई में तुम तो हमारे बारे में भूल भी चुके हो, तुम्हें इतनी जल्दी इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमारे यंग मास्टर ने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें मार डालेंगे। मोजी उन दोनों की तरफ देखता और कहता है तो क्या ये लोग जू फैमिली के लोग हैं और यंग मास्टर ने इन दोनों को इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे भेज दिया? लगता है कि ये अपनी लड़की का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोजी उन दोनों से कहता है जू फैमिली और हमारी मो फैमिली, हम दोनों की फैमिलीज 5 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिलीज है और मुझे नहीं लगता कि जू फैमिली के एल्डर सिर्फ एक लड़की की वजह से हमारी मो फैमिली के खिलाफ जाना चाहेंगे। लेकिन वो दोनों इसकी बात को इग्नोर करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तो हम दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा और इसको मारेगा? लिू शेंग लू चेन से कहता है क्या तुम इसको मारोगे? लू चेन उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम इसे अपने हाथों से मारना चाहते हो, तो फिर ये तुम्हारी टर्न है, जाओ जाकर इसे मार डालो। लिू शेंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो जल्दी से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है। और जैसे वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है, मोजी भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है ये तो अपने लेवल 5 का फाइटिंग मास्टर है। वो लिू शेंग से चिल्लाकर कहता है तुम कौन हो? लिू शेंग उसे कहता है मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। और साथ ही वो अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अपनी वेपन को सामने करते हुए उसके आइस क्रिस्टल को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही मोजी पीछे की तरफ भागने लगता है। लिू शेंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बचकर भाग सकते हो? और साथ ही वो अपने आइस क्रिस्टल्स को यूज करते हुए उसके ऊपर दोबारा से आइस क्रिस्टल्स को फेंकता है। लेकिन मोजी भी अपने बाले को घुमाते हुए उसके सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स को दोबारा से डिप्लेट कर लेता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और पीछे की तरफ भागना शुरू करता है। और भागते भागते वो अपने पास से अपनी एनर्जी की बनी हुई नीडल्स निकालता है और उन्हीं नीडल को लिू शेंग के ऊपर फेंक देता है। तो मोजी के पास टोटल 4 छोटी पिन्स होती है जिनको उसने उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजा है। और साथ ही वो कह रहा होता है ये वाली बहुत ही स्पेशल सिल्वर नीडल्स है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के स्पिरिट वेपन्स है जो किसी की बॉडी के अंदर लगने के बाद उसकी सोल एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। और साथ ही नीडल्स के अंदर पॉइजन भी है, अगर एक भी नीडल इसकी बॉडी के अंदर दंस गई तो ये कुछ देर तक नहीं हिल पाएगा। अगर ये पॉइजन से नहीं भी मरता अभी ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसकी सोल पावर सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। लिू शेंग भी जल्दी से अपने आइस क्रिस्टल्स को यूज करते हुए उसकी नीडल्स को ब्लॉक करता है, लेकिन वो अपनी नीडल्स को अपने हाथों से निकलने वाली एनर्जी से कंट्रोल कर रहा है। वो अपनी नीडल्स को घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाता है और उसी साइड से पीछे वाली साइड से उसके पेट के अंदर उसको दंसा देता है। तो उनमें से एक नीडल लिू शेंग को लग जाती है और वो अपने पेट पे हाथ रखने के बाद नीचे बैठ जाता है और कहता है इन नीडल्स के अंदर तो पॉइजन था। लिू शेंग के वहीं पर गिरने के बाद मोजी जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है तुम सभी लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं यंग मास्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के अंधेरे में मेरे ऊपर इस तरह अटैक करने की?
लिu शेंग लू चेन से कहता है, लू चेन इसे यहाँ से निकलने मत देना, अब जल्दी से आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। लू चेन बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जंप करते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। लिu शेंग लू चेन से कहता है, तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें बस मेरे लिए थोड़ा सा टाइम इकट्ठा करना है ताकि मैं अपनी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को रिमूव कर सकूं, उसके बाद मैं खुद ही इसको मारूंगा। लिu चेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम बाय तो कर ही सकता हूँ। तो लिu चेंग वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। लिu चेन कहता है, इसका पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल है, अब तो बस उम्मीद ही की जा सकती है कि मेरे पॉइजन को रिमूव करने तक ये लड़का इसको यहीं पर रोक कर रख सके, ऐसा ना हो कि मेरे पॉइजन रिमूव करने तक ये लड़का मारा जाए। लिu चेन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लिu चेन कहता है, मेरे और इसके लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा अगर मुझे इसके खिलाफ थोड़ी देर तक टिकना है। जैसा कि लिu शेंग ने कहा है कि मुझे इसे थोड़ी देर तक रोक कर रखना है ताकि लिu शेंग अपनी बॉडी से पॉइजन को निकाल सके, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे बस इसे थोड़ी देर ही रोक कर रखना होगा। जबकि मोजी भी लिu शेंग की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, हालांकि मेरी पॉइजन नीडल इसकी बॉडी के अंदर है और ये थोड़ी देर तक मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, अगर ये अपनी पॉइजन को रिमूव करके मुझसे फाइट करना स्टार्ट करेगा तो मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे सामने वाला लड़का ये काफी ज्यादा कमजोर लगता है, उसके पॉइजन को बॉडी से निकालने तक मैं इस लड़के को मार डालता हूँ और यहाँ से आसानी से भाग सकता हूँ। मोजी लिu चेन से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी लो है, तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। लिu चेन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाला तो तुम क्या करोगे। तो मोजी अपने बाले को अपने हाथ में उठाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें मरना होगा, और लिu चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिu चेन भी जल्दी से अपनी बेलों को यूज करते हुए अपने सामने बेलों का एक नेट बनाता है ताकि उसके अटैक को ब्लॉक किया जा सके, लेकिन उसके बाले का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी सारी बेलों को तोड़ देता है। लिu चेन ने अपने हाथों के ऊपर भी बेलों की तय चढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी उसके बाले के अटैक को रोकने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लिu चेन बड़ी मुश्किल के साथ पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है। लिu चेन के पीछे हटने के बाद मोजी हंसते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैं अपने 3rd लेवल पर हूँ और बहुत ही जल्दी मैं 4th लेवल पर प्रमोट होने वाला हूँ, तुम तो सिर्फ एक लेवल 2 के स्पिरिट फाइटर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो। लिu चेन कहता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लेवल 4 का स्पिरिट मास्टर बनने वाला है, लेकिन मुझे इसे यहाँ पर रोक कर तो रखना होगा। वो जल्दी से अपनी उसी कवच को बाहर निकालता है जो कि लिu शेंग ने उसे दिया था, उस कवच की मदद से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और साथ ही इसकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। मोजी भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास इस तरह का एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट वेपन होगा। लेकिन साथ ही वो अपने स्पीयर के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, चाहे तुम्हारे पास कौन सा ही कवच क्यों ना हो, मेरे स्पिरिट स्टीलिंग स्पीयर के सामने तुम्हारा ये कवच बिल्कुल बेकार है, मैं तुम्हारी सारी स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लूंगा। लिu चेन भी जल्दी से अपने बाजू के ऊपर बहुत सारी बेलें चढ़ा लेता है और उससे कहता है, मुझे पता कैसे चलेगा मेरा ये कवच तुम्हारे सामने बेकार है या नहीं जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा। तो एक तरफ से मोजी ने अपने बाले को सामने की तरफ किया हुआ है और दूसरी तरफ से लिu चेन ने अपने हाथ के ऊपर बहुत सारी बेलों को मिलाकर एक भाला बनाया हुआ है, तो दोनों ही अपने अपने बालों को टकराते हैं। लिu चेन को उसे ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। मोजी उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ही पावर्स के बारे में अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर वाकई में मुझे रोक कर रख सकते हो। जबकि लिu चेन भी उसकी बात सुनने के बाद अपनी और ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और अपनी वाइन्स को और ज्यादा पावरफुल बना लेता है और कहता है, मेरी वाइन्स को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। लेकिन उसकी अपनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करना बिल्कुल बेकार साबित होता है क्योंकि मोजी का बाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसकी बेलों के स्पीयर को भी तोड़ देता है। इससे लिu चेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मोजी का बाला सीधा उसकी गर्दन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है और फिर साथ ही मोजी अपने बाले को घुमाते हुए अपने बाले के साथ उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त हिट लगाता है, जिससे लिu चेन काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद पीछे की तरफ फट जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। साथ ही उसके पास जो क्लाउड ब्रेकर आर्मर होता है वो भी टूट जाता है। लिu चेन कहता है, इसका स्पीयर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, इसने अपनी सिर्फ एक ही हिट के साथ मेरे इस आर्मर को भी तोड़ दिया जो कि एक मीडियम ग्रेड का वेपन था। फिर साथ ही लिu चेन कहता है, मुझे पास इसे थोड़ी देर के लिए और रोकर रखना होगा क्योंकि लिu शेंग का काम पूरा होने वाला है और बहुत ही जल्दी वो इस फाइट में शामिल हो जाएगा। उसी वक्त मोजी फिर से अपने वेपन के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। लिu शेंग जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी बेलों का कवच चढ़ा लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने हाथों के ऊपर कवच चढ़ाने से उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता और वो नीचे की तरफ गिर जाता
जाता है और इस बार के अटैक की वजह से वो पहले से भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है मोजी फिर से अपने भाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो लू चैन उसके अटैक की वजह से फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन यहीं पर लू चैन को एक आवाज आती है। वो आवाज लू चैन से कहती है अगर तुम इसी तरह इसके सामने मार खाते रहे तो बहुत ही जल्दी मारे जाओगे, तुम्हें मेरी पावर्स को यूज करना पड़ेगा। लू चैन उठकर बैठ जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। लू चैन की बॉडी के अंदर से डेविल लू चैन निकलता है और उसे कहता है मैं लू चैन हूँ और मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। ये वाला ब्लैक एनर्जी वाला उसकी डिवावरिंग स्पिरिट एनर्जी वाला लू चैन है। जैसे वो लू चैन बाहर निकलता है हमारा लू चैन वाली स्टेट में चला जाता है और उसकी आंखों का कलर भी ब्लैक हो जाता है। वो वहीं पर स्टिल होकर खड़ा हो जाता है। मोजी उसकी तरफ देखता है और कहता है लगता है कि तुमने गिव अप कर दिया और तुम मेरे सामने खड़े हो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। चलो ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। और साथ ही वो अपने भाले को रेडी करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। बड़ी स्पीड के साथ अपने भाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। लिu शेंग मुझे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है लू चैन जल्दी से सामने से हटो, तुम कहीं पागल तो नहीं होगे, उसके सामने क्यों खड़े हो। लेकिन मोजी भी अपने अटैक को करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। लिu शेंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुमने इस लड़के को आज यहाँ पर मार डाला तो मैं तुम्हारी सारी की सारी मो फैमिली को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी मो फैमिली में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोजी उसे कहता है मेरी मो फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और हमारे पास काफी सारे ऐसे स्पिरिट मास्टर हैं जो कि अपने लेवल 6 पर हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जू फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। जाओ जो करना है कर लो। जैसे ही मोजी का भाला लू चैन को लगने लगता है उसी वक्त लू चैन की बॉडी के अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सेम उसी टाइम पर लिu शेंग भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से आइस क्रिस्टल्स को निकालता है और मोजी के ऊपर अटैक करता है। मोजी जो कि लिu चैन के ऊपर अपने भाले से अटैक करने वाला था उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसके आइस क्रिस्टल्स उस तक पहुंच जाते हैं तो अपने भाले को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसके आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक करता है और वो लिu चैन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जबकि लिu चैन की तरफ दिखाते हैं लिu चैन अभी भी वहाँ पर हैंग होकर खड़ा है और उसकी आंखों का कलर ब्लैक हो चुका है और वो उन दोनों की फाइट को देख रहा है और साथ साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा है और जिसने उसकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, एनर्जी निकल रही है। मोजी फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है और लिu चैन से कहता है लगता है कि तुम भी जाग गए हो, चलो ठीक है पहले मैं तुम्हें मारता हूँ। और वो अपने भाले के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिu चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने भाले के साथ लिu चैन के ऊपर अटैक करता है तो लिu चैन के पास एक एनर्जी का बना हुआ बवंडर सा बनता है, उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर तो मोजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसका स्पीयर लिu चैन की बॉडी पर अटैक होने की बजाय नीचे ग्राउंड की तरफ धंस जाता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ ही मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कैसे कर लिया। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि लिu चैन अभी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है और लिu चैन के सर के ऊपर भी ब्लैक एनर्जी का बना एक छोटा सा बवंडर होता है। मोजी कहता है इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये किसी चीज को डिवावर कर रहा है। साथ ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त उसके पाँव के नीचे से ब्लैक कलर की बेलें निकलती हैं। असल में वो ग्रीन कलर की बेलें ही होती हैं लेकिन उसने अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उनको कवर किया हुआ है और सारी बेलें उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिट एनर्जी को चोरी कर रही है। मोजी बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता अब ये ब्लैक कलर की बेलें कहाँ से आ गई और इसके पास पहले जो पावर नहीं थी, मेरी बॉडी के अंदर से मेरी स्पिरिट एनर्जी लूज हो रही है। इस बात से मोजी काफी ज्यादा घबरा भी जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वो अपने स्पीयर को सामने की तरफ लिu चैन के ऊपर फेंक देता है और कहता है चलो देखते हैं अब तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। वहीं पर खड़े खड़े अपने स्पीयर को लिu चैन के ऊपर फेंक देता है लेकिन लिu चैन अपने हाथ को सामने की तरफ उठाकर उसके भाले को रोकता है और अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ ही उसके भाले को रोक लेता है और उसका भाला वहीं पर बेंड हो जाता है और उसके भाले के अंदर जितनी भी स्पिरिट एनर्जी होती है वो सारी की सारी लिu चैन ने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली है और फिर उस भाले को नीचे फेंक देता है। ये देखकर मोजी और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा स्पिरिट स्टीलिंग स्पीयर ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म का स्पिरिट वेपन था जो कि पिग आयरन से बना हुआ था। ये अपने हाथ के साथ इसको बेंड कैसे कर सकता है। इस बात से मोजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पिरिट वेपन को डिस्ट्रॉय करने की। अब मैं इसे दिखाता हूँ। वो भी जहाँ पर अपनी वाजरा की पावर को यूज करने वाला है। वो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है तो अपनी वाजरा की पावर के साथ अपने बड़े से तो मोजी के पास भी 20 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है और इसकी फाइटिंग स्पिरिट एक बड़ा सा गोरिल्ला होता है। मोजी उनसे कहता है मैंने भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट के वाजरा को एक्टिवेट किया हुआ है यानी अवेकन किया है। तो यहाँ पर मैं पहली बार अपनी इस फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ अपने अल्टीमेट मूव को। तो यहाँ पर वो अपने अल्टीमेट मूव को यूज करता है जिसका नाम ब्लड फ्लोइंग 10 माइल्स होता है। वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए लिu चैन के ऊपर पंच मारने वाला है लेकिन लिu चैन तो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रहा और उसकी इर्द गिर्द
जितनी भी ब्लैक कलर की एनर्जी है वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाती है। मोजी जैसे ही अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसके करीब पहुंचता है और उसके साथ जैसे ही अपने पंच को टकराता है, लिू शेंग की डिवावरिंग स्पिरिट उसकी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मोजी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो फुल स्ट्रेंथ के साथ इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इसकी स्पिरिट एनर्जी मेरी स्पिरिट एनर्जी को डिवावर कर रही है। आखिर ये किस किस्म की स्पिरिट एनर्जी है। और लू चैन की आंखों की तरफ भी दिखाते हैं। लू चैन का अपनी बॉडी के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। मोजी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है और अभी भी लू चैन उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। लू चैन की बॉडी के ऊपर जो छोटा सा वंडर बना हुआ है तो अभी भी घूमता जा रहा है और मोजी की बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस बात से तो मोजी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है ताकि वो उससे दूर जा सके, लेकिन वो उससे दूर नहीं जा सकता क्योंकि लू चैन उसकी बॉडी से मुसलसल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक डेविल हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, मेरे करीब मत आना। और फिर थोड़ी देर के बाद लू चैन मोजी की बॉडी के अंदर जितनी भी फाइटिंग स्पिरिट एनर्जी होती है उस सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी बॉडी के अंदर से जितनी फाइटिंग स्पिरिट होती है उसके निकल जाने के बाद मोजी वहीं पर चिल्लाता हुआ मर जाता है। और मोजी जैसे वहाँ पर मरता है उसी के मरने के फौरन बाद ही लू चैन को भी होश आ जाती है। लू चैन सामने की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ये कैसे हुआ, क्या इसको मैंने मारा है? और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। लू चैन गिरते हुए सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट जो कि सेकंड फाइटिंग स्पिरिट है वो हर किसी की एनर्जी को डिवावर कर सकती है और किसी को भी इतनी आसानी से मारा जा सकता है। मुझे एक बहुत ही सीक्रेट पावर है, मैं नहीं चाहता कि बाकी सभी को इस बारे में पता चले। लू चैन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है जबकि लिू शेंग भी भागता हुआ उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर आकर उसे उठाता है और कहता है लड़के क्या तुम अभी तक जिंदा हो? लू चैन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल गया, क्या तुम अब ठीक हो? लिू शेंग उसे उठा लेता है और कहता है दोबारा इस बारे में बात मत करना, हाँ मैंने अपनी बॉडी से पॉइजन निकाल लिया है, इसलिए चलो मैं तुम्हें जल्दी से घर ले चलता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। लिू शेंग साथ इस बारे में सोच रहा होता है ये लड़का एक बहुत बड़ा जीनियस है, इसने यहाँ पर अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को इतनी ज्यादा आगे ले गया। अपनी सेकंड लेवल पर होने के बावजूद इसने एक थर्ड लेवल के मास्टर को मार डाला, लेकिन अचानक ये इस तरह चक्कर खा के गिर क्यों गया है? हालांकि अभी भी इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल एनर्जी है। लिू शेंग कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है कि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देते हैं, फिलहाल घर चलते हैं। और वो लोग मोजी की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर घर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। मिस जोंग और मिस जियान दोनों ही उन दोनों के रूम में आती हैं तो दोनों एक ही रूम में सोए होते हैं। दोनों बहनों को इस बारे में खबर मिली है कि मोजी सड़क के ऊपर मरा हुआ पाया गया, मोजी की डेड बॉडी गली में मिली है और ऐसी अफवाहें सुनी गई है कि ये सब कुछ जू फैमिली वालों ने किया है क्योंकि जू फैमिली के यंग मास्टर की लड़की को उसने अगवा किया था और उसका रेप किया, इसी वजह से फैमिली वालों ने मोजी को मार डाला। लू चैन और लिू शेंग दोनों ही हैरान होने का नाटक करते हैं। लू चैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो लड़का मर गया, वैसे भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा था। सिस्टर जियान उन दोनों से कहती है कहीं ये काम तुम दोनों ने तो नहीं किया? लिू शेंग जियान से कहता है नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया, मोजी को इस लड़के ने मारा है, लू चैन ने। लू चैन भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टर जियान चिल्लाकर उसे कहती है बिग ब्रदर अपनी बकवास बंद करो, ये तुम किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मोजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा छोटा लू चैन उसको कैसे मार सकता है? इसका लेवल तो उससे काफी लो है। अगर तुम यहाँ पर ये कहते कि तुमने उसे मारा है तो फिर तो इस बात पर यकीन किया जा सकता था। लू चैन भी आगे बढ़ता है मिस जोंग से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो लेवल 2 का फाइटिंग स्पिरिट मास्टर हूँ और मोजी तो बहुत ही जल्दी अपने लेवल 4 का फाइटिंग स्पिरिट मास्टर बनने वाला था। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ये लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है। मिस जोंग भी लू चैन की बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मोजी की कल्टीवेशन लेवल क्या है? तुमने उसके साथ फाइट नहीं की? सिस्टर जियान उनसे कहती है जब हम लोगों ने यहाँ से एंड एल्डर को बाहर निकाला था उसके बाद तुम दोनों यहाँ से गायब हो गए, तुम दोनों यहाँ से कहाँ पर चले गए थे? लू चैन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता अब हम लोग यहाँ पर कौन सा बहाना बनाए? लिू शेंग आगे बढ़ता और बात को संभालने के लिए कहता है हाँ हम लोग ग्रैंड एल्डर के ट्रायल के बाद यहाँ से चले गए थे क्योंकि हम दोनों एक साथ ड्रिंक करने के लिए गए थे। तो लू चैन भी उसका साथ देने के लिए उनसे कहता हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, कल जब मुझे अपने साथ लेकर ड्रंक एंड फ्रेगनेंस रेस्टोरेंट में लेकर गया था जहाँ पर हम दोनों ने ड्रिंक किया, तो वहीं पर हम लोगों ने मो फैमिली के यंग मास्टर के बारे में सुना था। लिू शेंग लू चैन की बात सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है बेवकूफ कहेंगे, ये तुमने क्या कह दिया? जियान आगे बढ़ती है और लिू शेंग का कान खींचते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर ड्रंकन फ्रेगनेंस रेस्टोरेंट में क्यों लेकर गए? तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर सभी बड़े लोग जाते हैं, वहाँ पर वो बैठकर पीती है, क्या तुम इस बच्चे को अपने साथ लेकर ड्रिंक करने के लिए गए थे? इसका मतलब तुम लोग वहाँ पर बैठकर वाइन पीते रहे हो। लिू शेंग चिल्लाकर उसे कहता है जरा मेरी बात तो सुनो, इसने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा, हम लोग वहाँ पर वाइन पीने के लिए नहीं गए थे। साथ ही सिस्टर जियान उसका कान छोड़ती है और लू चैन से कहती है लू चैन अगर फ्यूचर में तुम्हारे पीछे मो फैमिली वाले लग जाते हैं तो तुम्हें कोई मसला पेश आता है
है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस ल्यू का नाम ले देना। जबकि ल्यू शेंग भी वहीं पर खड़ा खड़ा रोना शुरू कर देता है और कहता है इन सभी को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा, जबकि लू चैन ने ही उसको मारा था। तो जहाँ पर इन सभी को सारी बात सच बता रहा हूँ। लू चैन उनसे कहता है ये बात तो तुम सभी लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि मोसी बहुत ज्यादा बुरा इंसान था और उसने यहाँ पर ली सिटी में अपने काफी सारे दुश्मन बना रखे थे। मुझे लगता है कि उसी के किसी दुश्मन ने उसे मार डाला है। लू चैन दोनों बहनों से कहता है मुझे लगता है कि ये मसला बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्यों ना मैं और लू शेंग हम दोनों बाहर जाकर इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट सीन जू फैमिली का दिखाया जाता है। जू फैमिली के एल्डर और साथ में मो फैमिली के एल्डर वो दोनों ही अपने सामने खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। मो फैमिली के लीडर जहाँ पर जू फैमिली के घर में आए हैं और अपने साथ वो एक कॉफिन भी लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे का कातिल चाहिए। तो मास्टर मो टियानलांग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जू फैमिली के हेड से कहते हैं मास्टर जू कुन, अगर आज तुमने मेरे बेटे के कातिल को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर इस कॉफिन को अपने पास ही रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारे सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम्हें इस कॉफिन की बहुत ज्यादा जरूरत आएगी। जू फैमिली के लीडर जू कुन भी चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, अभी तक हमने इस मसले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तुम्हें इस बारे में श्योर नहीं है कि मेरी जू फैमिली ने तुम्हारे बेटे को मारा है। मो टियानलांग उसे कहते हैं मेरे बेटे ने तुम्हारी फैमिली के यंग मास्टर के साथ उसी रात फाइट की थी, उसने उसको काफी ज्यादा पीटा था और उसकी लड़की का रेप भी किया था। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे ने अपने लोगों को बेचकर मेरे बेटे को मरवा दिया है। इसके अलावा हमें और इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है। मुझे पता है कि तुम्हारी जू फैमिली ने ये सब कुछ किया है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहीं पर हमारा लू चैन और ल्यू शेंग भी आ जाते हैं। ल्यू शेंग कहता है ये लो हमारा काम तो हो गया। वो फैमिली के लीडर यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आ चुके हैं और उन्होंने जू फैमिली के घर के रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, साथ ही उनके साथ उनके सारे सोल्जर्स भी हैं। ल्यू चैन कहता है मैंने जो हिसाब लगाया था वो तो बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि उसी रात उसने यंग मास्टर के साथ फाइट की थी। जू फैमिली का यंग मास्टर है और उन्हें इसी बात शक होगा कि इसी फैमिली के लोगों ने उनके बेटे को मारा है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। ल्यू शेंग उसे कहता है तुम्हारा जो खुराफाती दिमाग काफी तेज चलता है, तुम्हारा प्लान काम कर गया। ल्यू चैन उसे कहता है ये प्लान सिर्फ मेरा नहीं था बल्कि हम दोनों का था। तो हमारा नेक्स्ट सीन जोंग फैमिली का दिखाया जाता है। दोनों बहनें अपने ही घर में खड़ी होती हैं और सोच रही होती हैं मुझे लगता है कि मोजी की डेथ का इन दोनों के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इस वक्त उन्हें बाहर से आवाज आती है। बाहर काफी सारे गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं इनके घर के बाहर और वो चिल्लाकर कहते हैं अरे ली सिटी के सिटी लॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहनें ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती हैं कि सिटी लॉर्ड हमारे घर क्यों आ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा सा पंछी वहाँ पर आकर लैंड करता है और सिटी लॉर्ड उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं जोंग फैमिली की यंग मिस, काफी अरसे के बाद आप लोगों से मिल रहा कहती है और कहती है कि सिटी लॉर्ड हमारे घर पर क्या करने के लिए आए होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड उन दोनों बहनों के साथ अंदर आ जाते हैं और वो उन्हें अंदर आकर बिठाते हैं और चाय देते हैं। मिस जोंग अपनी बहन जियान से पूछती है सिस्टर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, जब बाकी की सारी पांचों फैमिलीज ने हमारी जोंग फैमिली को इतना ज्यादा डिक्लाइन में बेच दिया, यानी कि हमारे ऊपर इतने अटैक्स किए और हमारे सारे बिजनेस को हमसे छीन लिया, तब तो सिटी किंग को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमारे घर क्या करने के लिए आए हैं, कहीं इनको इस बात पर शक तो नहीं है कि मोजी को हमने मारा है। जियान उसे कहती है तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन ये तो यही बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मोजी की डेथ की वजह से नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर सिटी टूर्नामेंट के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी सिटी किंग टूर्नामेंट होने वाला है। सिस्टर जियान सिटी लॉर्ड से कहती है लेकिन किंग सिटी टूर्नामेंट के साथ हमारी फैमिली का क्या ताल्लुक है, आप इस बारे में हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं तुम्हें तो पता होगा कि हमारे शहर में हर 3 साल के बाद सिटी किंग टूर्नामेंट करवाया जाता है, जहाँ पर हर तरफ से मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। यानी कि हमारे टियानडो एम्पायर में जितने भी सिटीज हैं वो सारे सिटीज वाले अपने यंगस्टर्स को यहाँ पर भेजते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। और पिछले 30 साल से मेरा सिटी सबसे ज्यादा बॉटम में है, हम लोग कभी भी बाकी सारे सिटीज के यंगस्टर्स को नहीं हरा पाए, उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को। मिस जोंग कहती है लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 5 बहुत ही पावरफुल फैमिलीज है, क्या इन 5 पावरफुल फैमिलीज के पास कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट लड़का नहीं है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर हमारी सिचुएशन को चेंज कर सके और हमारे ली सिटी का नाम रोशन कर सके। सिटी लॉर्ड मिस जोंग से कहते हैं मैं तुम्हें इस बारे में समझाता हूँ, क्योंकि हमारे इस किंग टूर्नामेंट कंपटीशन में सिर्फ यंगस्टर्स हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे वो सारे बच्चे जिनकी उम्र 16 साल हो या फिर 16 साल से कम हो, सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं और उनकी कल्टीवेशन लेवल 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 5 बड़ी फैमिलीज हैं और उनके पास लेवल 6 तक के मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं हमारे पास जो 5 पावरफुल फैमिलीज
फैमिलीज हैं, उन 5 पावरफुल फैमिलीज में से जोंग फैमिली सबसे ज्यादा बेहतर है। हालांकि इस वक्त तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। सिस्टर जियान कहती है, सिटी लॉर्ड आपके कहने का क्या मतलब है, साफ साफ बताएं। सिटी लॉर्ड उसे कहती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार जो 10 बच्चों की सिलेक्शन होनी है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, मैं चाहता हूँ कि उन 10 बच्चों की सिलेक्शन तुम्हारा परिवार करे, यानी जोंग फैमिली करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपने इस मिशन को सही तरह से पूरा करोगे। सिस्टर जियान और मिस जोंग दोनों ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन उनकी फैमिली के बाहर का दिखाया जाता है। लिu शेंग और लू चेन जब घर वापस आते हैं तो वो वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली के बाहर बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े होते हैं। नौकर सारे बॉक्सेस को उठाकर घर के अंदर रख रहे होते हैं। लू चेन कहता, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे बॉक्सेस कहाँ से आ गए। मिस जोंग भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, ये सारे के सारे गिफ्ट्स हैं जो कि बाकी की सारी फैमिलीज ने हमारी जोंग फैमिली को दिए हैं। लू चेन उसे कहता है, लेकिन बाकी सारी फैमिलीज वाले तुम्हें गिफ्ट क्यों भेजेंगे, वो भी बिना किसी वजह के। अचानक गिफ्ट भेजने की वजह क्या है। सिस्टर जियान उनसे कहती है, तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ, अंदर आने के बाद मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये गिफ्ट यहाँ पर क्यों आए हैं। सिस्टर जियान उनको अंदर ले आने के बाद सारी बात बता देती हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पर आए थे और ये सारे के सारे गिफ्ट्स हमें दूसरी फैमिलीज ने इसीलिए दिए हैं क्योंकि इस बार के बच्चों की सिलेक्शन हमने करनी है। हमारे पास पूरी 10 सीटें हैं, वो सारे हमें गिफ्ट देकर एक किस्म की रिश्वत दे रहे हैं ताकि हम लोग उनके बच्चों को इस कंपटीशन के लिए अनाउंस करें और उनका नाम रजिस्टर करवा दें। लिu शेंग कहता है, सिटी लॉर्ड तो काफी ज्यादा समझदार निकले, इस बार उन्होंने अपने सर से बोझ उतार दिया है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर जोंग फैमिली इस बार की सिलेक्शन में कामयाब होती है और हम लोग सिटी कंपटीशन को जीत जाते हैं, इसके बाद जोंग फैमिली दोबारा राइज करेगी। इसी वजह से बाकी की सारी फैमिलीज वाले यहाँ पर पहले से गिफ्ट लेकर आ गए हैं। वो सभी ऐसी फैमिली के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में राइज करने वाली है। लू चेन कहता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जोंग फैमिली की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उन्होंने जोंग फैमिली को ये वाला मिशन क्यों दिया है। वो 5 फैमिलीज में से किसी और फैमिली को भी तो ये मिशन दे सकते थे। जियान कहती है, मैंने सिटी लॉर्ड से इस बारे में पूछा था तो सिटी लॉर्ड ने आगे से मुझे ये जवाब दिया, और साथ ही वो बैकग्राउंड सीन में दिखाती है कि सिटी लॉर्ड उसे क्या कह रहे हैं। सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं, मुझे पता है कि बाकी की सारी फैमिलीज के अपने अपने मोटिव्स हैं और वो सारी कोई अच्छी फैमिली वाले नहीं हैं, और मुझे पता है कि मो फैमिली और जू फैमिली वालों के दरमियान में भी एक फाइट चल रही है उनके बेटे की मौत को लेकर, इसलिए वो दोनों फैमिलीज वाले तो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला मिशन उन दोनों फैमिलीज में से किसी को दे दिया जाता है तो वो दोनों तो आपस में लड़कर मर जाएंगे। लू चेन कहता है, लेकिन अब जबकि 5 फैमिलीज वालों को पता है कि जोंग फैमिली वाले लॉर्ड के दिए हुए मिशन को पूरा करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो 5 फैमिलीज वाले मिलकर जोंग फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमारी जोंग फैमिली के पास तो इतनी पावर नहीं है कि उन सभी के सामने रेजिस्ट कर सकें। लिu शेंग से कहता है, लू चेन तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे हालांकि 5 बड़ी फैमिलीज वाले हैं, लेकिन फिर भी अब जबकि सिटी लॉर्ड ने ये मिशन हुत आकर जोंग फैमिली वालों को दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सिटी लॉर्ड से वो लोग डरते हैं। उसी वक्त एक नौकर अंदर आता है और सिस्टर जियान से कहता है, यंग मिस, मो फैमिली का हेड बटलर आपसे मिलने के लिए आया है। जियान उसे कहती है, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। तो हेड बटलर और उसके साथ एक छोटा बटलर होता है, वो दोनों अंदर आ जाते हैं। हेड बटलर वहाँ पर आते ही आकर मिस जोंग से कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मो फैमिली के लीडर की तरफ से आपसे मिलने के लिए आया हूँ और जो भी बात करूंगा उनके बिहाव पर होगी। हमारी फैमिली के मास्टर ने कहा है कि हम जाकर आपसे बात करें, अगर आप इस मिशन को पूरा करने के लायक नहीं है क्योंकि आपकी फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो मास्टर खुशी खुशी इस मिशन को लेने को तैयार है और आपके लिए उन 10 बच्चों की सिलेक्शन कर देंगे। जबकि सिस्टर जियान इस बारे में सोच रही होती है, मो फैमिली और जू फैमिली के दरमियान में एक झगड़ा चल रहा है और उनका बेटा मरा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस मिशन को हमसे छीनना चाहते हैं। तो लिu शेंग यहाँ पर उन बटलर से कहता है, ये कैसी बात हुई, तुम्हारी मो फैमिली के बेटे को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ, अभी तक तो तुम लोगों ने उसकी बॉडी को दफनाया भी नहीं और उसका शौक भी नहीं मनाया, तो तुम लोग यहाँ पर आ गए हो जोंग फैमिली के हाथ से उसका मिशन छीनने के लिए। मो फैमिली वाले तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म हैं। हेड बटलर उसे कहता है, हम सभी लोग ली सिटी के सबसे फेमस लोग हैं, अरे मो फैमिली यहाँ पर एक बड़ी फैमिली है, पता नहीं तुम कौन सी छोटी फैमिली से यहाँ पर आए हो। लिu शेंग उसे कहता है, तुम मेरी फैमिली को छोटा कह रहे हो जबकि तुम सिर्फ एक नौकर हो और नौकर को मेरे सामने बोलने की इजाजत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में क्यों बताऊं। हेड बटलर के साथ वाला जो नौकर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह बात करने की, कि हम लोग यहाँ पर मो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर तुम हमारे सामने इस तरह बदतमीजी से बात करोगे इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारी मो फैमिली के सामने इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। साथ ही वो सिस्टर जियान से कहता है, यंग मिस, मैं चाहता हूँ कि आप इस बंदे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंसियरली आपसे बात करने के लिए आए
आए हैं, जबकि ये बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ हमारे साथ बात कर रहा है। लेकिन मिस जियान उसकी बात सुनने के बजाय आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। हेड बटलर अपने छोटे नौकर से इशारा करते हुए कहता है आगे बढ़ो, उस पर अटैक करो। छोटा नौकर आगे बढ़ता है और लिू शेंग से कहता है क्या तुम अपने आप चलकर यहाँ से बाहर जाना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूं। लिू शेंग अपने पास से उसके सामने खाना फेंकता है और कहता है चलो चुपचाप इस खाने को उठाओ और एक अच्छे कुत्ते की तरह साइड पर बैठकर इसको खाना शुरू करो। यहाँ पर ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है। इस बात से तो वो छोटा नौकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी जगह पर इतना ज्यादा शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे 4 स्टार सोल मास्टर के सामने इस तरह पेश आने की। साथ ही वो चिल्लाकर आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उससे कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो फैमिली के साथ पंगा लेना कितना बुरा हो सकता है। और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ पर उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को भी रिलीज किया होता है। वो लू शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे उसका हाथ उसके करीब पहुंचता है लू शेंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और वो अपने एक ही हाथ के साथ उसके बाजू से पकड़कर उसको नीचे की तरफ पटक देता है। लू शेंग उसे नीचे पटक देने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी मो फैमिली एक बहुत ही छोटी सी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे यंग मास्टर के सामने इस तरह एरोगेंटली पेश आने की। हेड बटलर लिू शेंग से कहता है लड़के तुमने यहाँ पर हमारे बटलर के ऊपर अटैक करके इस बात को साबित कर दिया है कि तुम हमारी मो फैमिली से पंगा लेना चाहती हो। मैं जरा भी अंदाजा नहीं है कि मो फैमिली वाले तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। मिस जियान आगे बढ़ती है और हेड बटलर से कहती है इस लड़के का नाम लिू शेंग है और ये हमारे बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आपको लगता है कि आपकी मो फैमिली बड़ी है तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये यंग मास्टर है लिू फैमिली का जो कि इंपीरियल सिटी की एक बहुत बड़ी फैमिली है। इंपीरियल सिटी के लिू फैमिली का नाम सुनते ही हेड बटलर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये वाकई में इंपीरियल सिटी के लिू फैमिली से है। छोटा बटलर आगे बढ़ता है और हेड बटलर से कहता है क्या ये इंपीरियल सिटी की लिू फैमिली क्या ये वाकई में बहुत बड़ी फैमिली है, क्या हमारी मो फैमिली से भी बड़ी है। हेड बटलर जल्दी से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है इनसे माफी मांगो। खुद भी हाथ जोड़ते हुए कहता है हमारी मो फैमिली ऐसा कोई भी इरादा नहीं रखती कि आपके लिू फैमिली के साथ पंगा ले। हम लोग इंपीरियल फैमिली वालों के साथ पंगा नहीं ले सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर इस बात को समझ सकती हैं क्योंकि आपने पहले हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया कि आप लिू फैमिली के यंग मास्टर हैं। जियान कहती है मुझे नहीं लगता कि इस मसले को इतना बढ़ाने की जरूरत है। वो लिू शेंग से कहती है लिू शेंग तुम्हें क्या लगता है। लिू शेंग सिस्टर जियान की तरफ देखता है तो वो भी आगे से उसे इशारा करती है। लिू शेंग बटलर से कहता है अब जबकि मिस जोंग ने कह दिया है तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और दोबारा मुझे नजर मत आना। हेड बटलर और छोटा बटलर दोनों ही उससे माफी मांगते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद हेड बटलर सोच रहा होता है जोंग फैमिली वालों के पास यंग मास्टर लिू कहाँ से आ गया। इनके पास इंपीरियल फैमिली की सपोर्ट है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपनी मो फैमिली के हेड को इस बारे में बताना होगा। उनके चले जाने के बाद लिू शेंग सिस्टर जियान से कहता है क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल था, क्या तुमने देखा मैंने कैसी एक्टिंग की। सिस्टर जियान उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाली, तुमने बेचारे उस नौकर के ऊपर अटैक किया तो उसको बुली कर रहे थे। लू चेन उन दोनों की तरफ देखता है कि ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो उनसे कहता है मैं और मिस जोंग बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ पर बात करो। लोग बाहर जाकर उन गिफ्ट्स को देखने वाले हैं जो गिफ्ट्स यहाँ पर बाकी फैमिलीज वाले ने भेजे हैं। और फिर लू चेन जोंग ली को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उनके बाहर आने के बाद लिू शेंग सिस्टर जियान से पूछता है तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है। सिस्टर जियान उसे कहती है तुम्हें पता है कि कंपटीशन में सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं और ये मिशन पूरा करना है। हमारे ली सिटी में इतनी ज्यादा यंग बच्चे नहीं है। इस बार जो रूल है उसके मुताबिक 16 साल या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ही इस कंपटीशन में भाग लेने की इजाजत होगी, साथ ही जिनकी कल्टीवेशन अपने लेवल 3 पर हो। मुझे नहीं लगता कि ली सिटी में हमें इतने ज्यादा बच्चे मिलेंगे। हम लोग उनमें से 10 बच्चों को चूज कर सके जो कि हमें इस कंपटीशन में जिता सका है। हालांकि हमारे ली सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस बार सिटी लॉर्ड ने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो ली सिटी में से 10 बच्चों को चुनना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और अब तो कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। बहुत सारी फैमिलीज के लोग यहाँ पर हमें गिफ्ट भिजवा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को चूज नहीं कर सकती क्योंकि इन्हीं 10 बच्चों ने इस बार के कंपटीशन में अगर जीते तो हमारी सिटी का नाम रोशन होगा। लिू शेंग से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 8 बच्चों को और ढूंढना होगा क्योंकि 2 बच्चे तो यहीं पर हैं। सिस्टर जियान उसे कहती है कहीं तुम लू चैन और ली जोंग के बारे में तो नहीं कह रहे। लिू शेंग उसे कहता हाँ मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ली जोंग उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, वो भी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी वो अपनी मार्शल स्पिरिट के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। जबकि लू चैन वो तो एक नेचुरल टैलेंट है, उसके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता, वो
काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, एक जीनियस है। सिस्टर जियान उसे कहती है लेकिन लू चैन तो इस वक्त अपनी फाइटिंग स्पिरिट के सेकंड लेवल पर है और इस कंपटीशन के लिए उसका थर्ड लेवल पर होना लाजमी है। लिू शेंग उसे कहता है अगर तुम उस लड़के को इतना ज्यादा कम आंक रही हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब वो लड़का तुम्हें मार डाले। क्योंकि इसकी मिसाल तो तुमने देख ही ली है, मो फैमिली का यंग मास्टर मोजी उसी लड़की के हाथों मरा है। सिस्टर जियान उसे कहती है क्या वाकई में तुम उस वक्त सच कह रहे थे, क्या उसको लू चैन ने मारा है? लिू शेंग उसे कहता हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे इस बारे में कंफर्म तो नहीं है कि उसने वहाँ पर कौन सी मिस्टीरियस पावर्स को यूज करते हुए उसको मार डाला, क्योंकि उसकी रॉम इससे हायर थी। लेकिन फिर भी ये बात सच है कि लू चैन ने ही उस लड़के को मारा है। मैं इसके बारे में तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि इसके पास कुछ काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स हैं। जब मैं वुलिंग प्रोविंस में था तब मैंने सुना था कि ये लड़का बीस्ट माउंटेन में गायब हो गया है और काफी दिनों तक बीस्ट माउंटेन के अंदर रहने के बाद ये वहाँ से जिंदा वापस आया था। इसीलिए हम इस लड़के लू चैन को कोई आम सा मार्शल आर्टिस्ट नहीं समझ सकते, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सिस्टर जियान उसे कहती है चलो ठीक है तुम्हारी इस बात को तो मान लेते हैं, लेकिन वो ली सिटी से नहीं है, वो वुलिंग प्रोविंस से है, तो क्या वो इस बात के लिए बाकी सभी लोग मानेंगे? लिू शेंग उसे कहता है तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? पिछली बार जितने भी कंपटीशन होते रहे हैं उन सारे कंपटीशन में हर सिटी के लोगों को अपने लिए एक एक गेस्ट को चूज करने का मौका मिलता है। वो अपने लिए किसी भी एक दूसरे सिटी के लड़के को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इस कंपटीशन में उनकी तरफ से हिस्सा ले। तो हमारा ली सिटी इस बार लू चैन को अपनी तरफ से गेस्ट बनाकर कंपटीशन में डालेगा, पर मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन के रिजल्ट्स कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड होंगे। लिू शेंग जियांग के हाथ पे हाथ रखते हुए से कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी लिू फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी जोंग फैमिली को मुश्किल से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ कि तुम कितनी प्राइडफुल हो, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ पर बैठकर सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम सारे मसले को खुद ही हल कर सको। जियांग भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई भी तुम्हें हाथ लगाएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तो जियांग और भी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो लिू शेंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट सीन बाहर के एक होटल का दिखाया जाता है। लू चैन जोंग ली के साथ होटल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उनसे टी मांगता है, क्योंकि होटल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो सारी आपस में बातें कर रही होती है। वो कहते हैं बहुत ही जल्दी हमारे ली सिटी में किंग कंपटीशन होने वाला है। उनमें से एक कहता है हाँ हमारे पास टोटल 5 बड़ी फैमिलीज है, जिनमें से एक फैमिली की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड ने इस 5 जो टास्क थी सिलेक्शन की उसे गिरी हुई फैमिली को दे दी है, यानी जोंग फैमिली को दे दी है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बाकी की चारों पावरफुल फैमिलीज अब उनके पास जा रही है ताकि उनके फैमिली के यंग मास्टर्स को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिलेक्ट किया जाए। जोंग ली भी इन सभी की बातें सुनने के बाद लू से कहती है लू चैन क्या तुम इन सभी की बातें सुन रहे हो? आजकल सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि इस बार का किंग कंपटीशन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और हमारी जोंग फैमिली के लिए भी, क्योंकि अगर हम लोगों ने सब कुछ ठीक तरह से कर दिया तो हमारी जोंग फैमिली दोबारा से राइज करेगी, और अगर नहीं कर पाए तो हमारी जोंग फैमिली की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लू चैन उसे कहता है ये ली सिटी मेरे वुलिंग प्रोविंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से लोग रहते हैं, यहाँ पर इतना सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल होता होगा। उसी वक्त वहाँ पर 2 और यंग मास्टर्स आते हैं। उनमें से एक कहता है हमारे ली सिटी में जोंग फैमिली का स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं है, बल्कि मेरी जू फैमिली का स्टेटस उनसे भी ज्यादा हाई है, क्योंकि हमारे पास उनसे ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं और हमारे रिसोर्सेज भी जोंग फैमिली से बहुत ज्यादा हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी जू फैमिली की बजाय उन्होंने जोंग फैमिली वालों को इस तरह का काम क्यों दे दिया है बच्चों के सिलेक्शन का। ये तो बहुत ही बुरी बात है, जबकि जोंग फैमिली वाले तो अपनी जोंग फैमिली को भी संभाल नहीं सकते। तो ये लड़का जू फैमिली का यंग मास्टर है और इसका नाम जू बॉय है, जबकि उसके साथ जो उसका दूसरा दोस्त है वो जैन फैमिली का यंग मास्टर है और उसका नाम बाई जैन है। बाई जैन अपने दोस्त जू बॉय से कहता है मुझे लगता है कि वो जियान वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जो कि जोंग फैमिली की यंग मिस है, और मुझे लगता है कि उसने सिटी लॉर्ड को अपनी खूबसूरती से रिझाया होगा, इसी वजह से उसने ये इंपॉर्टेंट टास्क उनको दे दी है। और सुनने में आया है कि इस वक्त लिू फैमिली का यंग मास्टर जो कि इंपीरियल फैमिली से है वो भी यहीं पर इन्हीं के घर में रुका हुआ है। लगता है कि यहाँ पर अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल कर रही हैं। ये दोनों ही बहनें इसी तरह की हैं। ये बात सुनते ही जोंग ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खड़ी होकर उनसे कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी सिस्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की? जू बॉय से कहता है तो ये तो हमारी मिस जोंग है, मिस जियान की छोटी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमें तो नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि यहाँ पर होटल में आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चाय पी सको, तो वो घर में जाकर अपनी बहन के साथ इस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। अब जबकि इंपीरियल फैमिली की लिू फैमिली का यंग मास्टर लिू यहाँ पर है, तो छोटी जोंग को वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? इन्होंने लिू शेंग को अपने जाल में फंसाकर उससे अपने सारे काम करवा रहे हैं और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी उसकी हेल्प से अपनी फैमिली को दोबारा से राइज करवा ले। साथ ही वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लू चैन भी उठकर खड़ा हो जाता है, जोंग ली से कहता है सिस्टर जोंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन दोनों लड़कों को पीट सकता हूँ। ये बात सुनते ही वो दोनों यंग मास्टर काफी गुस्सा हो जाते हैं। मिस जोंग ली उसे कहती है लू चैन आराम से बैठ जाओ, शांत रहो। दोनों ही अपने फाइटिंग स्पिरिट के 3rd लेवल पर है और
और तुम इन दोनों को नहीं हरा सकते, तुम इनका मैच नहीं हो। भाई जैन और जू बॉय दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं हाँ हाँ बच्चे जाकर आराम से बैठ जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। पता नहीं ये छोटा लड़का कहाँ से आया है और इसे लगता है कि ये हम दोनों से फाइट करके हमें हरा सकता है। जू बॉय आगे बढ़ता है और लू चैन के चेहरे पर जाकर टैप करते हुए से कहता है लड़के पता नहीं तुम्हें ये सारा हौसला कहाँ से मिल रहा है जो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हमसे कह रही हो कि तुम हमें मार सकते हो, जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये बात कह दी है कि तुम हमसे फाइट करने के लायक नहीं हो। फिर जू बॉय आगे बढ़ता है और जोंगली से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट तो है कि वो एक वक्त में दो फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ से उसने लॉर्ड को अपने चक्कर में फंसाया हुआ है और दूसरी तरफ से इंपीरियल फैमिली के लिू शेंग को अपने चक्कर में फंसा लिया है। हम क्योंकि तुम भी उसी की बहन हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक आम से कचरे के साथ घूम रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम भी किसी बड़ी फैमिली के लड़के को फंसाओगी। क्योंकि लू चैन उसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा होता है। जू बॉय उसे कहता है एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, इसको छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, मैं फिर से एक बड़ी फैमिली से तो हूँ। लेकिन लू चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त अपनी बेलू को रिलीज करते हुए जू बॉय को जल्दी से अपनी बेलू में लपेट लेता है। वो उसको गर्दन से और उसके बाजू से पकड़ लेता है। भाई चैन भी चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जू के ऊपर अटैक करने की, चलो जल्दी से उसे रिलीज करो। लू चैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी बेलू को यूज करते हुए जू बॉय को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और साथ ही उसकी गर्दन को भी दबा रहा होता है। वो जैसे उसके गले को दबाता है तो उस बेचारे के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। चैन उसे कहता है अब जल्दी से मर जाओ और साथ ही उसे नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर अपना पाँव मारना स्टार्ट करता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। चैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं इसका क्या करूँ, क्या मुझे आगे बढ़कर इसको बचाना चाहिए। लू चैन गुस्से के साथ उन सभी की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम में से कोई इसके साथ है और मुझसे फाइट करना चाहता है तो आ जाओ, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। जू बॉय वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सिस्टर जोंगली लू चैन से पूछती है तुमने इसको मार तो नहीं दिया, ये जू फैमिली का यंग मास्टर है, इनकी फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते, इसलिए प्लीज इसको छोड़ दो। लू चैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब क्योंकि ये एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से ये इतने से अटैक के साथ मरने नहीं वाला। भाई चैन उसे कहता है हमारी जू फैमिली यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, जबकि तुम्हारी जोंग फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या तुमने सोचा है। लू चैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है, जो भी होगा हम देख लेंगे। भाई चैन भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भी इस तरह अनरिस्पेक्टफुल बात करने की, आज मैं तुम्हें एक सबक जरूर सिखाऊंगा। भाई चैन जहाँ पर अपने एक स्पेशल मूव को यूज करता है जो कि स्पीड पर बेस करता है। सिस्टर जोंग चिल्लाकर उसे कहती है लू चैन अपना ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पर अपनी जैन फैमिली के स्पेशल मूव को यूज करने वाला है। इसके स्पेशल मूव का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है। अपने इस एक्सप्लोसिव स्टेप की मदद से ये बड़ी स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। लू चैन जैसे अपनी बेलू के साथ उसके ऊपर अटैक करता है वो गायब होकर बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे की तरफ चला जाता है। लू चैन कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। उसी वक्त भाई जैन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है क्या लगा था कि हमें हराना इतना ज्यादा आसान है, जू बॉय को तो तुमने ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, इसी वजह से उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन तुम्हें लगता है कि सभी को हराना इतना आसान है। और साथ ही वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए लू चैन की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है जिससे लू चैन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। जख्मी होने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। भाई चैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम तो सिर्फ मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने जू बॉय को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था और उसको हरा दिया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक सेकंड क्लास के मास्टर हो यहाँ पर आसानी के साथ किसी को भी हरा सकते हो। सिस्टर जोंग भी भागते हुए लू चैन के पास चली जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है लू चैन क्या तुम ठीक हो। लू चैन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही लू चैन सोच रहा होता है मेरी और इसके लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मैं इस वक्त लेवल 2 पर हूँ और ये लेवल 3 पर है। और उसकी पाम टेक्निक के यूज करते वक्त अगर वहाँ पर मेरी डिवावरिंग स्पिरिट ने की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो इसके पंच की वजह से अब तक मैं मर चुका होता। तो लू चैन के उठकर खड़े हो जाने के बाद भाई चैन भी उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पाम टेक्निक के साथ हिट होने के बाद तुम सही सलामत कैसे हो। जबकि लू चैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं इसलिए अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, तुम तो एक औरत की तरह फाइट करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ एक लड़की के बराबर है। वहाँ सुनते ही भाई चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि तुम जानबूझकर मरना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सिस्टर जोंग भी जल्दी से लू चैन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है भाई चैन अब बस करो, तुम एक फैमिली के यंग मास्टर हो और एक यंग मास्टर की तरह ही पेश आना चाहिए, यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। भाई चैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है जरा
अपनी हालत देखो, तुम्हारी जोंग फैमिली इस हालत में नहीं है कि वो किसी को यहाँ पर ऑर्डर दे सके, फिर तुम यहाँ पर इतनी एरोगेंटली मेरे सामने खड़े होकर मुझे कह रही हो कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मिस्टर जोंग उसकी बात सुनने के बाद फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी औकात में रहो। बाईचैन उसे कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा है, क्या तुम्हारी जोंग फैमिली की हालत वाकई में खराब नहीं है। इसी वक्त लू चैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसे गले से पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही पीछे से अपनी बेलें निकालता है और अपनी बेलों की दीवार बनाकर उसके साथ उसे टकराता है। बहुत सारी बेलें निकालकर वहाँ पर एक बड़ा सा डोम बना लेता है। लू चैन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मरना चाहिए, पर जैसे ही वो उसे गले से पकड़कर अपने इर्द गिर्द अपनी बेलों का एक डोम बनाता है, उसी वक्त वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी सेकंड स्पिरिट रिलीज हो रही है। बाईचैन भी इस बात से काफी हैरान होता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब ये लड़का क्या करने वाला है और इसका ओरिजिन क्या है, ये लड़का आया कहाँ से है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसने जहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल बना लिया है, बाईचैन को भी उसी के अंदर ट्रैप कर लिया है। मिस जोंगली भी चिल्लाकर कह रही होती है अब मैं क्या करूँ, मुझे लू चैन को वहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि लू चैन ने उसको वहाँ पर ट्रैप तो कर लिया है, लेकिन उसका लेवल इससे हाई है, वो इसको मार डालेगा। जू बॉय भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारा दोस्त तो बहुत ज्यादा बेवकूफ निकला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दोस्त की फाइटिंग स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसका सामना जिस लड़के के साथ है उसका लेवल उससे हाई है। उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी के एक बड़े से डोम के अंदर बाईचैन को कैद कर लिया है। उसे लगता है कि उसने बाईचैन को ट्रैप किया है, लेकिन असल में वो खुद भी उसके अंदर ट्रैप हो चुका है, वहाँ से बाहर नहीं निकले सकेगा। बाईचैन उसे इसी डोम के अंदर ही मार देगा और इसी वक्त उन्हें उस डोम के अंदर से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है। जू बॉय चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, इसी तरह उसे मार डालो, उसको छोड़ना मत, उसकी बॉडी के से हर एक हड्डी को तोड़ डालो। मिस जोंग जू बॉय से कहती है अगर यहाँ पर मेरे दोस्त लू चैन के साथ कुछ भी हुआ, अगर तुम्हारे दोस्त ने उसको मार डाला तो फिर याद रखना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो थोड़ी देर के बाद वो बेलों का बना हुआ डोम गायब होना शुरू होता है, सारी बेलें अलग अलग हो जाती हैं। तो वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं होता है। जू बॉय हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है बाईचैन क्या तुमने उस लड़के को मार दिया, उस लड़के को मारकर अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटता है तो वहाँ पर बाईचैन की तरफ दिखाते हैं, बाईचैन की बॉडी पूरी तरह सूख चुकी है, जैसे कि मोजी के साथ हुआ था। उसकी भी सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट को लू चैन ने अब्सॉर्ब कर लिया था और इसकी फाइटिंग स्पिरिट को भी उसने अब्सॉर्ब कर लिया है। ये देखकर जू बॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो बाईचैन को मार डाला है। फिर लू चैन जू बॉय की तरफ घूर कर देखता है तो जू बॉय वहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ भागना शुरू करता है। भागते हुए मिस जोंगली से कहता है तुम इस बात को याद रखना, तुमने जहाँ पर हम दोनों की फैमिलीज को ऑफेंड किया है, हम इस बात का बदला जरूर लेंगे। मिस जोंग अपने लू चैन की तरफ देखती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। उसी वक्त लू चैन फिर से चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। वो भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है लू चैन क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लू चैन बेहोश होने से पहले उसे कहता है जोंगली क्या मैंने इस फाइट को जीत लिया, और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। जोंगली लू चैन को उठाती है और अपने साथ लेकर घर आ जाती है और दरवाजा खोलकर चिल्लाकर अपनी बहन से कहती है सिस्टर जल्दी से यहाँ पर आओ, लू चैन बेहोश हो गया है। उसकी सिस्टर भी हैरान होती है और कहती है अब इसको क्या हो गया। वो उनसे कहती है जल्दी से यहाँ पर आओ, लू चैन काफी ज्यादा जख्मी है क्योंकि इसके ऊपर जू फैमिली के मास्टर ने अटैक किया था। फिर वो लू चैन को उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं और उसे बेड पर जाकर लेटा देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। मिस्टर जियान उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लू चैन ने वहाँ पर सभी लोगों के सामने बाईचैन को मार डाला है और साथ ही जू बॉय को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। ये होटल में बहुत सारे लोगों ने सबको देखा है। मिस जोंगली अपनी बहन से कहती है जू फैमिली वाले और जैन फैमिली वाले वो दोनों ही सेकंड क्लास की फैमिली से हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी जोंग फैमिली को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं, वो हमें माफ नहीं करेंगे, हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। लिू शेंगुन से कहता है जब तक तुम्हारा जीजा यहाँ पर खड़ा है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग चाहे कितनी बड़ी फैमिली से क्यों ना हो, वो इंपीरियल सिटी के लियू फैमिली के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। सिस्टर जियान जोंगली से कहती है इस लड़के की बॉडी के ऊपर कोई भी फिजिकल चोट नहीं है, इसको अंदरूनी पैरूनी कोई चोट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी स्पिरिट एनर्जी को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेने की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, इसी वजह से ये बेहोश हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। अगर ये यहाँ पर लेट कर रेस्ट करेगा तो थोड़ी देर में इसकी एनर्जी वापस आ जाएगी, ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा से रिकवर कर लेगा। जोंग उसे कहती है ठीक है। फिर वो सारे लोग उसे कमरे में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद लू चैन वहीं पर अपने रूम में लेटा लेटा चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लैक एनर्जी होती है वो बाहर निकल आती है और साथ ही लू चैन अपने माइंड के अंदर चला जाता है अपनी सारी एनर्जी को रिफाइन करने के लिए। लू चैन कहता है मैंने कल रात को मोजी को मारा था और उसको मारने पर उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था, और उसके बाद आज मैंने एक और लड़के को मार दिया है और उसके मरने पर भी सारी एनर्जी मेरी बॉडी में आ गई है। मेरी डिवावरिंग स्पिरिट ने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इनको रिफाइन नहीं कर पा रहा, इस वजह से मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पा रही। मुझे जल्दी से जल्दी इसको रिफाइन करना होगा। लू चैन कहता है ये
एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर मैंने सारी की सारी एनर्जी को रिफाइन कर लिया तो मैं बहुत ही जल्दी लेवल 3 का फाइटिंग स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। लू चेन वहीं पर उस सारी ब्लैक एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है और साथ ही अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है कि उस सारी एनर्जी को रिफाइन कर सके। और पहले सीन की तरह उसी वक्त आसमान के ऊपर से बिजलियां गिरती हैं। सारी बिजली उसी रूम के ऊपर गिर रही होती है जिस रूम के अंदर लू चेन है। बाकी के तीनों भी जो देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं अब ये क्या हो रहा है, अचानक उस तरफ बिजली क्यों गिर रही है और ये बिजली तो उसी रूम की तरफ गिर रही है जहाँ पर लू चेन है। नेक्स्ट सीन फिर से लू चेन का दिखाया जाता है तो वो सारी बिजलियां लू चेन के रूम के अंदर आ जाती हैं। लू चेन ने अपनी प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन किया होता है, उसकी बॉडी को कवर कर रही होती है। उसी वक्त वो सारी लाइटनिंग उसकी बॉडी के ऊपर पड़ती है। लू चेन कहता है ये ह्यूमन एंड अर्थ की लाइटनिंग ये मेरी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, मुझे लगता है कि यही टाइम है अपनी एनर्जी को यूज करके अपने आप को लेवल अप करने का। साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है और वो सारी की सारी बिजली से गिर जाता है। और उसी के साथ उसकी बेलों की तरफ भी दिखाते हैं कि उसकी बेलें पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, यानी कि जो पहले पतली हुआ करती थी अब उसकी बेलें पहले से मोटी हो गई हैं। लू चेन अपनी बेलों के ऊपर खड़ा होता है और सारी की सारी एनर्जी को उसने रिफाइन कर लिया है और साथ ही अब लू चेन अपनी फाइटिंग स्पिरिट के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। अपने आप को लेवल अप कर लेने के बाद लू चेन अपने ब्रेन से बाहर निकलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। लू चेन कहता है लेवल अप करने के बाद मेरी मेरिडियंस के चैनल्स ओपन हो गए हैं और अब मैं अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल पावर को इकट्ठा कर सकता हूँ, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को गैदर कर सकता हूँ। लू चेन कहता है तो अब मुझे पता चला जब मैं एक लेवल 3 का मास्टर बन गया हूँ, मैं लेवल 2 का था तो लेवल 3 के साथ फाइट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लेवल 3 वालों के पास भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है क्योंकि उनकी फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा होती है, वो ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही लू चेन इस बारे में भी सोच रहा होता है। लू चेन कहता है मेरे पास मेरी 2nd स्पिरिट है यानी डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट है, जिसकी मदद से मैं एक 3 स्टार फाइटिंग स्पिरिट मास्टर को हरा सका हूँ। लेकिन अब जबकि मैं खुद ही एक लेवल 3 का मास्टर बन चुका हूँ मुझे लगता है कि मैं एक लेवल 3 के मास्टर को तो आसानी से हरा ही सकता हूँ और साथ ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट के नए स्किल्स को भी देख सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से नए स्किल्स आए हैं। वहीं पर खड़े खड़े वो अपनी पावर्स को यूज करता है और जैसे ही वो अपनी बेलों को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी से बनी हुई बेलें पहले से ज्यादा बड़ी और मोटी हैं। वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी बेलों के साथ एक ही साथ पकड़ सकता है। उस रूम के अंदर काफी सारे बर्तन पड़े होते हैं। लू चेन उन सारे के सारे बर्तनों को अपनी बेलों के साथ पकड़ लेता है और उन सभी को तोड़ देता है। लू चेन कहता है मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बात से लू चेन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, फाइटिंग स्पिरिट की शेप भी चेंज हो गई है अब जबकि इन बेलों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और साथ ही इनके अंदर पॉइजन भी है। बाइशेन जैसे 3rd स्टार के मास्टर को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। अब मुझे लगता है कि अगर 4 लेवल का मास्टर भी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। अपनी पावरफुल बेलों के साथ उसे काफी देर तक पकड़ कर रख सकता हूँ। लू चेन कहता है चलो अब देखते हैं लेवल 3 पर पहुँचने के बाद मेरी डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट में कौन कौन से नए स्किल्स आए हैं, क्या वो भी इवॉल्व हुई है या नहीं। लू चेन वहीं पर खड़े खड़े अपनी आंखें बंद करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मुझे कौन से नए स्किल्स मिले हैं। इस वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत सारी पावर जो कि फाइटिंग स्पिरिट है वो उसके इर्द गिर्द उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। लू चेन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस वक्त अर्थ के अंदर से और मेरी आसपास की चीजों के अंदर से फाइटिंग स्पिरिट निकलकर मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट मेरी आसपास की चीजों से खुद ही फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रही है। सारी सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ा रही है। अब से मुझे अपनी सोल एनर्जी के कंजम्पशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैं किसी के साथ फाइट करूंगा तो मुझे लगता है कि इस बार मैं बेहोश भी नहीं हूँगा। लू चेन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लेवल अप है, मेरे हाथ में तो काफी सारी पावर्स लग गई हैं। हालांकि मैंने अभी तक अपनी 2nd फाइटिंग स्पिरिट को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी 2nd फाइटिंग स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर होने का डर नहीं रहेगा, मैं इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। मिस जोंग भी भागते हुए अंदर आ जाती है और उसे कहती है लू चेन क्या तुम ठीक हो। लू चेन हंसते हुए कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा था। वो लोग रूम की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर जितने बर्तन और टेबल पड़े होते हैं वो सारे के सारे टूट चुके हैं और वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।